हाँ पागल, बहुत बढ़िया। सब आवाज है ना, सब रिकॉर्ड होती है तुम्हारी, पागल हुई हुई ये सब। मनीषा वो प्रियंका की नहीं बिठा दी तुमने, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। फिर क्या बोले लगे हाथ कपड़े धोएंगे, क्या मतलब उधर ही चल चलते। अच्छा चलो ठीक है, ओके फोकस करें 1 मिनट के लिए, इधर देखें, इधर देखना शुरू करें प्लीज, ठीक है ओके। सो कल लास्ट क्लास में मैं जो है आपको अनाटॉमी पढ़ा चुका था थायराइड ग्लैंड की, ठीक है। तो वहाँ से तो मैं लेक्चर में शुरू नहीं कर पाऊंगा, मेरे को नया कट लेना पड़ेगा, ओके ठीक। सो टॉपिक ऑफ जो डिस्कशन आज हमारा रहेगा विच इज हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हम जो है डिसऑर्डर्स पढ़ना शुरू करेंगे। द फर्स्ट डिसऑर्डर हाइपोथायरॉयडिज्म, ओके। ये कुछ इमेजेस वगैरह मैंने लिखी है, ये बस आपको थोड़ी बहुत देर बाद ही समझ में आएगी, अभी नहीं आएगी। जब मैं डिजीज पोर्शन में थोड़ा पढ़ा दूंगा उसके बाद ही थोड़ी समझ में आना शुरू होगी, ओके। देन हाइपोथायरॉयडिज्म में उससे पढ़ूँ पहले, उससे थोड़ा सा मेरे को ना बेसिक चीज़ें, एक बार अनाटॉमी वाला पोर्शन तो अपने को आता ही है, थायराइड का नहीं आता तो एक बार वापस देखें, और अगर बाकी की चीज़ें एक बार मैं डिस्कस करूँ आपसे, ठीक है। जैसे कि फंक्शन कैसे कर रहा है, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, ताकि एक बार मेरे को फिजियोलॉजी समझ में जाए तो बाकी सारी चीज़ समझ में जाए, ओके। तो ये देखो, ये जो है आपकी हाइपोथैलेमस, इमेजिन करें, और ये पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब सॉरी, और इसको मैं पोस्टी बनाता हूँ बिकॉज ऑफ अगर मैंने उसके साथ जोड़ा है तो पोस्टीरियर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, सही है, एंड दैट इज योर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एडिनोहाइपोफाइसिस और द न्यूरोहाइपोफाइसिस, एंड दिस इज योर हाइपोथैलेमस, ओके। और मैं यहीं पर ये ग्लैंड बना रहा हूँ, विच इज एड्रिनल ग्लैंड, सॉरी गर्मी है ना सुबह सुबह। सो थायराइड ग्लैंड, ओके। थायराइड ग्लैंड के लेवल मैंने क्या बताया था, तो अगर आप कार्टिलेज से देखोगे, कौन सी कार्टिलेज, जो सी शेप कार्टिलेज है, अगर उनसे आप देखोगे सी शेप रिंग से, तो वो जो सेकंड रिंग से लेके 4th रिंग तक, और बेस 6th रिंग तक आता है। लेकिन अगर आप पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से देखोगे ना, तो वर्टिब्रल कॉलम में वो वाला नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम में वो C5 से लेके T1 तक है, वो मैं सर्जिकल एनाटॉमी में लिखा दूंगा, ओके। तो यहाँ पर हार्मोन का फंक्शन, हार्मोन का प्रोडक्शन कौन कौन सा हो रहा था, तो थायराइड से जो हार्मोन बन रहे थे वो T3 था, और मेजर कौन सा था, T4 था, ठीक है। 2 हार्मोन मेजर में निकलने हैं, T3 निकलना है, T4 निकलना है, फंक्शन जो है वो T3 को ही करना है, ग्रेट। अब इन हार्मोन्स के निकलने के लिए मेरे को कंट्रोल चाहिएगा किससे, हाइपोथैलेमस से। किससे कंट्रोल चाहिएगा, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस यहाँ से रिलीज करेगा क्या, TRH, क्या रिलीज करेगा, TRH, मतलब थायरोड्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये TRH आके एक्ट करेगा किसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। तो मैं इसको इस साइड में बना दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आई थिंक, ओके। हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया, TRH ने जाकर फंक्शन किया किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी में जो सेल्स है उन्होंने बनाया फिर क्या, TSH, ठीक है। TSH इज इम्पोर्टेंट, और TSH ने जाके जब फंक्शन किया किस पे, थायराइड पे, तब जाके बने क्या, T3 एंड T4। तो 3 लेवल है मेरे पास। पहला लेवल मेरे पास हाइपोथैलेमस है, दूसरा लेवल मेरे पास एंटीरियर पिट्यूटरी है, और तीसरा लेवल मेरे पास थायराइड ग्लैंड है। 3 लेवल पे जाके थायरोक्सिन हार्मोन जो है रिलीज होगा। कैसे कैसे, कि आपको हाइपोथैलेमस से पहले रिलीज करवाना है क्या, TRH फंक्शन कर रहा है किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, तो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगी क्या, TSH मीन द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH मीन द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। सो थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, चल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फंक्शन करेगा इन किस पे, थायराइड ग्लैंड पे, देन T3 T4 रिलीज होंगे। तो 3 लेवल समझ में आ गए, बहुत बढ़िया। ये लेवल समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज प्रॉब्लम इन तीनों लेवल में से कहीं भी हो सकती है। प्रॉब्लम ग्लैंड के लेवल पे हो सकती है, जिस ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, ओके। क्या मेरे को एक बात बता सकते हो, हाइपोथैलेमस के बाद में पिट्यूटरी एंड देन थायराइड ग्लैंड, ये तीसरे नंबर की ग्लैंड है, तो इसलिए 3rd ग्लैंड वो बॉडी भी करना है, ठीक है। जस्ट लिखने वाली बात नहीं है, बोलने वाली बात है। तो अगर या तो प्रॉब्लम देखो ग्लैंड के लेवल पे होगी, प्रॉब्लम या तो कहाँ होगी, ग्लैंड के लेवल पे होगी, और अगर ग्लैंड के लेवल पे प्रॉब्लम होगी तो दैट प्रॉब्लम ऑलवेज विल बी प्राइमरी। कौन सी प्रॉब्लम, प्राइमरी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। देन अगर पिट्यूटरी के लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो दैट प्रॉब्लम विल बी सेकेंडरी, कोई दिक्कत नहीं, और इसको मैं 2 डिग्री लिख रहा हूँ। और अगर हाइपोथैलेमस के लेवल पे कोई प्रॉब्लम होगा देन मैं इसको लिख रहा हूँ क्या, टर्सरी, इसको मैं 3 डिग्री लिख रहा हूँ। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर है। तो 3 लेवल प्रॉब्लम हो सकती है, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और टर्सरी लेवल पे। प्राइमरी लेवल पे प्रॉब्लम मतलब ग्लैंड के लेवल पे प्रॉब्लम है, सेकेंडरी लेवल प्रॉब्लम मतलब कहाँ पे, पिट्यूटरी लेवल प्रॉब्लम है, सेकेंडरी कंट्रोल पे, टर्सरी लेवल मतलब हाइपोथैलेमस पे। क्योंकि इनसे चीज़ें बदलेगी, डेटा जो है लेबोरेटरी का जो असेसमेंट है बदल जाएगा, प्राइमरी वाला हो जाएगा, सेकेंडरी वाला हो जाएगा। मेरे को पता होना चाहिए कि प्राइमरी लेवल की बात करें तो आप ग्लैंड के लेवल की बात करें, खराबी जो है वो ग्लैंड के लेवल की है,
इज दैट क्लियर? यहाँ तक कहानी क्लियर है? ओके। अब नाउ अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आगे चल के। ये 3 चीज़ें समझना कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जब भी मैं बोलूँ प्राइमरी प्रॉब्लम, जब भी मैं किसी के आगे लगा दूँ प्राइमरी, तो आप समझो कि ग्लैंड में कोई में प्रॉब्लम है। जब भी मैं आपसे बोलूँ सेकेंडरी, तो आप समझ जाओ कि कंट्रोल में प्रॉब्लम है। कंट्रोल किसमें? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड मतलब पिट्यूटरी में प्रॉब्लम। और जब भी मैं आपसे बोलूँ टर्शियरी प्रॉब्लम, तो टर्शियरी मतलब हाइपोथैलेमस, यानी कि जो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर इसको नोट कर। अगर यहाँ तक का डिस्कशन अगर क्लियर है ना, थोड़ी सी बात और बता दूंगा इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का और डिस्कशन कर देता हूँ मैं, ठीक है? वो भी क्लियर हो जाएगी हाथों हाथ बात है। तो सिंपल सी बात है कि अभी मैंने जो क्या बोला आपको, जो चीज़ें कैसे वर्क कर रही है कि इम्पल्सेज आ रहे हैं, जस्ट बेसिकली हार्मोन्स के फॉर्म में इम्पल्सेज आ रहे हैं। एक ग्लैंड दूसरे को कंट्रोल कर रही है, दूसरी तीसरे को कंट्रोल कर रही है। गॉट इट? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो भाई ऐसे तो TRH बनता रहेगा, TSH बनता रहेगा, T3 T4 बनता रहेगा, तो T3 T4 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। इसकी कोई लिमिट भी तो नहीं चाहिए ना कोई चीज़ इसे रोकने भी तो चाहिए सीक्रेट होने से। तो कौन रोकेगा? तो बेसिकली जो T3 T4 का लेवल जब बढ़ेगा, ध्यान से सुनो, T3 T4 का लेवल जब बढ़ेगा ना, तो T3 T4 क्या करेगा? जाएगा किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास, और इसको नेगेटिव फीडबैक देगा कि बोलेगा नहीं मेरा अमाउंट काफ़ी हो गया, तो इससे कौन सा मैकेनिज्म मिलेगा? नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, जब अमाउंट क्या हो जाए T3 T4 का कम हो जाएगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि T3 T4 का लेवल जब क्या हो जाएगा? कम। अगर T3 T4 कम हुए, सॉरी मैं उल्टा बोल गया इस चीज़ को। अगर T3 T4 क्या हुए? बढ़े, तो T3 T4 के बढ़ने से अब ज़्यादा T3 T4 की जरूरत नहीं है ना, तो नहीं है तो ये इम्पल्स किसको मिलेगा? हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस TRH का प्रोडक्शन रोक देगा, और TRH का प्रोडक्शन रुकेगा तो TSH का प्रोडक्शन रुक जाएगा, TRH रुकेगा तो T3 T4 रुकेगा। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, यहीं पर अगर मैं उल्टा बोल दूँ, उल्टा कैसे? कि जैसे मैं बोलूँ कि T3 T4 का लेवल बढ़ गया, उल्टा हो गया वापस से, उसको कम करें कि T3 T4 का लेवल कम हो गया। T3 T4 का लेवल कम हो गया, इट मीन वापस से और बनाने की जरूरत है। और बनाने की जरूरत है, मैं क्या करूँगा फिर? अगेन इसमें जो है इम्पल्सेज मिलेंगे। अब इसको मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो इम्पल्सेज जब मिलेंगे तो T3 T4 क्या करेगा? जाके इम्पल्स देगा अगेन किसको? हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस को अगर इम्पल्स मिलेंगे तो इस बार कौन सा मैकेनिज्म मिलेगा? पॉजिटिव फीडबैक। कि हमारे पास हार्मोन कम है और हार्मोन आप बना, ठीक है? तो T3 नेगेटिव जैसे इम्पल्स मिला, तो नेगेटिव मिलने से T3 T4 जो है हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, तो TRH बढ़ेगा, TRH बढ़ेगा तो TSH बढ़ेगा, TSH बढ़ेगा तो T3 T4 बढ़ जाएगा। गॉट इट? ये नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इट मींस हार्मोन का जो कंट्रोल है कि रिलीज कैसे होंगे, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? 2 मैकेनिज्म, या तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या फिर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सही है, जैसे हार्मोन कम होने लगते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा, हार्मोन का लेवल बढ़ाता है। जैसे हार्मोन का लेवल बढ़ने लगेगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चालू होगा और हार्मोन का लेवल कम करा देगा। इज दैट क्लियर? ये 2 चीज़ें अगर समझ में आ गई तो आगे डिजीज पोर्शन समझना आसान होगा। बेसिक सी बात है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? आई थिंक आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप तो जस्ट बेसिक्स ही लिख दें ना, आपके पास इतना कलरफुल तो है नहीं, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए। ग्रेट है। तो ये पहली स्लाइड आज की मैंने कंप्लीट कर दी, इसके अंदर मैं आपको बेसिक सी चीज़ें बता पाया। ठीक है, चलो अब नाउ मैं इसी स्लाइड में दूसरी चीज़ जो है आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसमें डिस्कशन का मेरा मुद्दा क्या है? तो गोइटर को मैं अभी इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी बार बार पॉइंट आएंगे कि गोइटर जो है कॉज में आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, एक बार गोइटर समझ में आ जाए। अगर मैं क्या बोलूँ कि जैसे थायराइड ग्लैंड है, ओके, मैं थायराइड ग्लैंड को ऐसे बना रहा हूँ हमेशा। तो मान के चलो कि मैंने बोला है थायराइड ग्लैंड है, और अगर थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाए, थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाए, थायराइड ग्लैंड का क्या हो गया? एनलार्जमेंट हो गया, थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ गया। ओके, तो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ क्या? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अरे हाँ ना करो भाई, हाँ। तो जब थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हुआ तो थायराइड ग्लैंड जो है बड़ी हो गई। तो क्यों बड़ी हो गई? तो दैट कंडीशन को पहली बात तो बोलते हैं क्या? गोइटर। कंडीशन क्या है? गोइटर। गोइटर जैसे आप हिंदी भाषा में गलगंड वगैरह कुछ कहते हैं। ठीक है, तो गोइटर डिजीज हो गया। गोइटर में हो क्या रहा है? तो गोइटर में एनलार्जमेंट हो रहा है किसका? थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ रहा है बेसिकली। अब बढ़ने के रीजन क्या है? गोइटर होने का रीजन क्या है? हो क्यों रहा है गोइटर? ये मुझे समझना है। अगर मुझे गोइटर होने का रीजन समझ में आ गया तो आई थिंक बाकी की सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो गोइटर होने का रीजन है भाई कि आपकी डाइट में या तो हो सकता है जो है आयोडीन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, मान के चलो कि मैं बोलूँ कि आपकी जो डाइट है, बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। सो जो आपकी डाइट है उस डाइट के अंदर किसकी कमी है? आयोडीन की डेफिशिएंसी।
आयोडीन की डेफिशिएंसी, आयोडीन को मैं सिंपली लिखूंगा I2, I2 मतलब आयोडीन। ओके, तो आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी, आयोडीन अगर कम है डाइट के अंदर, तो क्या मुझे सिंपल सी बात ये समझ में आ रही है कि आयोडीन अगर डाइट में कम है तो जो आयोडीन का अपटेक हो रहा था या फिर आयोडीन की जो ट्रैपिंग हो रही थी वो कम होगी, सही है। और आयोडीन की ट्रैपिंग अगर कम होगी, आयोडीन अपटेक कम होगा, तो क्या T3 और T4 कम बनेंगे? हाँ, और T3 और T4 अगर कम बनेंगे तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से TSH बढ़ेगा। हाँ, और TSH अगर थायराइड ग्लैंड के ऊपर आगे फंक्शन करेगा, TSH क्या करेगा? एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड सेल्स। थायराइड ग्लैंड के कौन? फॉलिकल्स। हमने बोला था फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर। थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स के ऊपर जब एक्ट करेगा तो वहां पर क्या करवा देगा? हाइपरट्रॉफी, यानी कि सेल का साइज बढ़ेगा, एंड हाइपरप्लेजिया, यानी कि सेल का नंबर बढ़ेगा। दो अलग अलग वर्ड है जो कैंसर में हम डिस्कस करते हैं। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल का साइज बढ़ना और हाइपरप्लेजिया मतलब सेल का नंबर बढ़ना, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीजें होगी तो ऑल ओवर ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा, और ऑल ओवर ग्लैंड का साइज बढ़ेगा, इट मींस क्या डेवलप हो जाएगा? गोइटर। डेवलप हो जाएगा गोइटर। तो सिंपल सी बात है। तो गोइटर में हो क्या है? गोइटर में मैं समझाना क्या चाहता हूँ? मैं समझाना चाहता हूँ कि ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, और ग्लैंड के साइज बढ़ जाने की जो कंडीशन है दैट इज नोन एज गोइटर। दैट कंडीशन इज नोन एज गोइटर। और गोइटर होने का रीजन क्या हो सकता है? एक रीजन तो मैंने आपको बोला कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो है आयोडीन की डेफिशिएंसी आपकी डाइट के अंदर। आयोडीन की डेफिशिएंसी मोस्टली रहती कहाँ है? तो आयोडीन की डेफिशिएंसी आपको पूरी कहाँ से होती है? आपको मिलता कहाँ से आयोडीन? तो आयोडीन आपको देखो खाने पीने से मिल सकता है, वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली आयोडीन जो है आपको नमक से मिल रहा होता है। किससे मिल रहा होता है? नमक से। नमक कौन सा? सी नमक, साल्ट, जो सब साल्ट, जो सी सॉल्ट होता है, जो समुद्री वाला नमक होता है, खारा नमक, उसमें। लेकिन अगर आप हिमालय की तरफ जाओ, इधर की तरफ जाओ, हिमालय की तरफ, हिमालयन जो रीजन है ना, उस हिमालयन रीजन को हम जो है वहाँ पर जो है लोग जो है रॉक सॉल्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रॉक सॉल्ट, यानी चट्टानी जो नमक आता है ना, काला नमक जिसका आप आई थिंक कहते हो, ठीक है, लाल नमक, काला नमक, तो वो रॉक सॉल्ट यूज करते हैं। और रॉक सॉल्ट में आयोडीन की कमी होती है। तो अगर वो लोग इस सॉल्ट को यूज करते हैं तो क्या उनके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस है? हाँ, डेफिनेटली है। तो जितने भी हिमालयन रीजन की तरफ रहने वाले लोग हैं उन सब के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? मोस्टली आयोडीन की डेफिशिएंसी, और उसकी वजह से गोइटर, गलगन रोग हो जाएगा, गला सूख जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस वजह से जो हिमालयन रीजन जो है ना, उस हिमालयन रीजन का जो आपका जो आप इंडिया का मैप बनाते हो, तो इस वाली साइड में जो बनाते हो वो पूरा हिमालय रहेगा, इस वाली साइड को आप गोइटर बेल्ट भी बोलते हैं। तो हिमालयन रीजन की क्या कहलाती है? गोइटर बेल्ट, क्योंकि इस पूरी की पूरी बेल्ट में ही गोइटर है ना, इतना सारा गोइटर है। और जब गोइटर इतना ज़्यादा हो जाए, गोइटर जब क्या हो जाए? इतना ज़्यादा हो जाए कि ग्रेटर देन 10% ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 10% से ज़्यादा पॉपुलेशन क्या हो रही है? अफेक्ट हो रही है, कि किसी एरिया की, कोई एक एरिया, वहाँ की 10% से, 1000 का गाँव है, वहाँ पे जो है 100-200 लोगों को गोइटर है, यानी कि 10% से ज़्यादा पॉपुलेशन को अगर गोइटर है, तो अब इस गोइटर को मैं कहने लग जाता हूँ एंडेमिक गोइटर। क्या बोलेंगे इसे? एंडेमिक गोइटर। एंडेमिक गोइटर का मतलब वो एरिया में बहुत होता है। ओके, तो एंडेमिक गोइटर कुछ भी नहीं है, उस एरिया में बहुत पॉपुलर भी मिलता है, उसके केस बहुत मिलते हैं। क्यों? हो सकता है वो हिमालयन रीजन हो कोई, ठीक है, जहाँ तक आई थी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या मैं गोइटर समझा पाया आपको? लिखाना करोगे, दैट इज ऑल अबाउट द गोइटर, ठीक है। अब गोइटर का ये पॉइंट तो है ही है, इसके अलावा गोइटर में एक आध एक पॉइंट है जो मैं टाइम के साथ ऐड करूँगा। तो मैंने अभी तक गोइटर के लिए क्या बोला? गोइटर सिंपली बात बोली कि मैंने ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो गया। कौन सी ग्लैंड का? थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट क्यों हुआ? मान के चलो कि आपकी डाइट के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी, तो मोस्ट कॉमन कॉज तो यही होता है पूरे वर्ल्ड में, आयोडीन की डेफिशिएंसी थी, उसकी वजह से आयोडीन का अपटेक कम हुआ, तो T3 T4 कम बनेगा। T3 T4 कम बनेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से TSH बढ़ाएगी ग्लैंड, और TSH अगर बढ़ेगा तो TSH कहाँ पे आके एक्ट करेगा? थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स पे, और उनका ऊपर एक्ट करेगा तो वहाँ पर हाइपरट्रॉफी करवाएगा और हाइपरप्लेजिया करवाएगा। क्या होगा? हाइपरट्रॉफी हो गया और हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी का मतलब सेल का साइज बढ़ना, और हाइपरप्लेजिया मतलब सेल का नंबर बढ़ना, और दोनों चीजें अगर हुई तो पूरी की पूरी ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा, और ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा इट मींस कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाएगी? गोइटर डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो गया? गोइटर। इज दैट इट? गोइटर का मतलब ग्लैंड का साइज बढ़ना। चलो, मैंने इसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल और दिया कि हिमालयन जो रीजन है, पूरा का पूरा हिमालय वाला रीजन है, उसके अंदर कौन सा जो है यूज कर रहे होते हैं? वो सॉल्ट, रॉक सॉल्ट यूज कर रहे होते हैं खाने में, क्योंकि वहाँ पर सी सॉल्ट नहीं है ना, सी सॉल्ट नहीं है तो रॉक सॉल्ट यूज कर रहे हैं। रॉक सॉल्ट यूज करें तो आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, तो गोइटर मिल सकता है। इसलिए जो हिमालयन वाला रीजन है उसे आप क्या बोलते हैं? गोइटर बेल्ट। तो गोइटर बेल्ट में क्या डेफिनेटली क्या डेफिशिएंसी? आयोडीन की डेफिशिएंसी जो है। तो आपको एक एग्जांपल और मिल गया कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? गोइटर हो जाता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है। मैंने इसको एंडेमिक कब बोला? एंडेमिक बोलने का रीजन था कि जब 10% से ज्यादा पॉपुलेशन अफेक्टेड हो। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पॉपुलेशन अगर 10% से ज्यादा इफेक्ट है ना, तो ये आप इसे एंडेमिक गोइटर बोलोगे,
इज दैट क्लियर? बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। दो चीज़ें आपको समझाई बता कि मैंने आपको फीडबैक मैकेनिज्म समझाया कि कैसे हार्मोन्स बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने आपको समझाया क्या, गोइटर। अब ये दो चीज़ें समझ में आ गई तो इससे हाइपोथायरायडिज्म समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अब डिजीज पोर्शन की तरफ हम अगर मूव करेंगे तो द टॉपिक ऑफ चॉइस इज हाइपोथायरायडिज्म। हाइपोथायरायडिज्म, ओके। क्या हाइपोथायरायडिज्म के नाम से मुझे तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं T3 T4 कम हो रहे हैं, यानी कि थायराइड के फंक्शन कम हो गए ना, तो T3 कम बनेगा और T4 कम बनेगा। ये बात तो क्लियर है ना कि T3 कम बनेगा और T4 कम बनेगा, तो हाइपोथायरायडिज्म इसलिए कह रहा हूँ मैं। अब हाइपोथायरायडिज्म को मैं दो कैटेगरी के अंदर फर्दर क्लासिफाई कर ही सकता हूँ। कैसे? एक तो हो जाएगा कौन सा, प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म एंड द अनदर इज सेकेंडरी हाइपो, बोल सकते हैं आप मेरे साथ, थायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म एंड द सेकेंडरी हाइपोथायरायडिज्म। अच्छा, अगर प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म है तो प्रॉब्लम कहाँ पर है ये बताओ? कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड में ना। तो प्रॉब्लम इसमें कहाँ लेवल पे प्रॉब्लम है? तो इसमें जो प्रॉब्लम है मैं इसको जस्ट सिंपली भाषा में लिख रहा हूँ, प्रॉब्लम एट थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, क्या ये बात क्लियर है? और अगर मैंने सेकेंडरी बोला तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम एट पिट्यूटरी लेवल, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ, किसके लेवल पर है? पिट्यूटरी के लेवल पे प्रॉब्लम। तो पहले सेकेंडरी को एक बार देख लें कि पिट्यूटरी के लेवल पे क्या पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकती है। पिट्यूटरी के लेवल पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तो मैं सेकेंडरी साइड में लिख रहा हूँ, इधर की साइड में। तो पिट्यूटरी के लेवल पे तो कैंसर हो सकता है। पहली बात तो पिट्यूटरी के लेवल पे कैंसर हो जाए, लेकिन अगर कैंसर हो जाएगा तो कैंसर की वजह से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। लेकिन कैंसर हो गया तो कैंसर से हमने सर्जरी करी, कैंसर की वजह से सर्जरी हुई, सर्जरी होने से ग्लैंड निकल गई। अब ग्लैंड निकल गई तो हार्मोन नहीं बन रहे, और हार्मोन नहीं बन रहे तो फिर अगेन कमी आ गई, ठीक है। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट जो सिंड्रोम है वो मैं इसमें समझाना चाह रहा हूँ। पहला सिंड्रोम है इसके अंदर सीहान सिंड्रोम। कौन सा कॉज? सीहान सिंड्रोम। व्हाट इज सीहान सिंड्रोम है? तो एक तो मैंने कॉज लिखा सीहान, एक लिखूंगा मैं सिमंड्स। एक मैं लिखूंगा सीहान, एक मैं लिखूंगा क्या, सिमंड्स। नाउ व्हाट इज सीहान? सीहान अगर मेरे को समझना है तो सीहान के लिए मैं सिंपली आपको बोल रहा हूँ क्या, देखो एक्चुअली में एक प्रेगनेंसी थी, प्रेगनेंसी खत्म होने वाली यानी कि लेबर हो रहा है। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी तो लेबर हो रहा है, और लेबर के टाइम पे मान के चलो कि फीमेल को जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी। ब्लीडिंग क्या हो गई? फीमेल को बहुत ज़्यादा हो गई। इट मीन फीमेल को क्या हो गया? PPH। नाउ व्हाट इज PPH? PPH इज पोस्ट पार्टम हेमरेज, ओके। पोस्ट पार्टम हेमरेज का मतलब डिलीवरी के बाद में ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई। नॉर्मली नहीं होता, क्या होता तो है, लेकिन 500 ml से ज़्यादा हो गया, नॉर्मल से ज़्यादा हो गया। नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml लिमिट होती है हमारे पास, अगर 500 ml से ज़्यादा हो जाए दैट कंडीशन में PPH। और काफ़ी टाइप होता है, PPH में समझ में आ जाएगा, ग्रेट है। अब मेरे को बताओ, अगर PPH अगर हो गया तो क्या बॉडी में से ब्लड का लॉस होगा? हाँ। और अगर बॉडी में से ब्लड का लॉस होगा तो बॉडी में ब्लड अगर कम होगा तो डेफिनेटली बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो कम होगी। तो इट मीन्स जो पिट्यूटरी की तरफ ब्लड सप्लाई वो भी कम हो जाती है इस केस में, और इसकी वजह से पिट्यूटरी में क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया। पिट्यूटरी में क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया। और अगर पिट्यूटरी में हाइपोक्सिया हुआ तो पिट्यूटरी में जो नेक्रोसिस हो जाएगा, डैमेज हो जाएगी, पिट्यूटरी डैमेज हो जाएगी ना हाइपोक्सिया होने से, तो पिट्यूटरी में हो जाएगा क्या आगे चल के? नेक्रोसिस। और अगर पिट्यूटरी में नेक्रोसिस हो गया तो पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज होगी, और पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज ही अगर होगी तो TSH बनेगा नहीं, और TSH बनेगा नहीं बनेगा तो क्या T3 T4 बनेंगे? नहीं बनेंगे। दैट इज नोन एज सीहान सिंड्रोम। क्या बोला इसको मैंने? सीहान सिंड्रोम। तो क्या सीहान सिंड्रोम समझ में आया? सीहान सिंड्रोम के अंदर बेसिकली वो क्या है? सीहान सिंड्रोम में प्रेगनेंसी लेबर PPH की वजह से, कहानी कहाँ से शुरू करो? PPH कि PPH पोस्ट पार्टम हेमरेज की होने की वजह से पिट्यूटरी हाइपोक्सिया होगा और उसकी वजह से पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो गया, और पिट्यूटरी नेक्रोसिस होने से TSH कम हो जाएगा, और TSH कम हो जाएगा तो T3 अंदर T4 भी कम हो जाएगी। तो क्या हाइपोथायरायडिज्म हो गया? सिंपल। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। लेकिन क्या प्रेगनेंसी में ही ऐसी चीजें होती है? बिना प्रेगनेंसी के ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या? डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन उस केस में उसका नाम मैं अलग दूंगा। अभी तक मैंने क्या नाम दिया? सीहान। क्या नाम दिया? सीहान। अगर ये प्रेगनेंसी के अलावा किसी और की वजह से हाइपोक्सिया हो रहा हो देन मैं इसे बोलूंगा सिमंड्स सिंड्रोम। क्या बोलेंगे इसे हम? सिमंड्स सिंड्रोम, ओके। आप साथ के साथ लिखते भी रहे, इसे क्या बोलेंगे आप? सिमंड्स सिंड्रोम। तो एक तो मैंने बोला कौन सा? सीहान। एक क्या बोला मैंने? सिमंड। सीहान तो कब हो रहा है? सीहान तो कब हो रहा है? कि प्रेगनेंसी की बात है, PPH की बात है, यानी कि ऑब्स्टेट्रिकल कॉज है वो तो। लेकिन नॉन ऑब्स्टेट्रिकल कॉज कौन सा है? सिमंड्स सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकता हूं मैं? सिमंड्स इज द नॉन
ऑब्स्टेट्रिकल डैमेज टू पिट्यूटरी ग्लैंड। नॉन ऑब्स्टेट्रिकल मतलब बिना किसी ऑब्स्टेट्रिकल रीजन के, प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी की कोई बात नहीं है। ये बात यहाँ तक क्लियर है? ओके, दैट इज ऑल अबाउट द सीहान एंड द सीमेंट सिंड्रोम। इन दोनों ग्लैंड के अंदर चीजें सेम हो रही है। सीहान के अंदर भी क्या हो रहा था, ग्लैंड डैमेज हो रही थी, तो सीमेंट के अंदर भी क्या हो रही है, ग्लैंड डैमेज हो रही थी। होना तो वही TSH कम होना है, और TSH कम होना है तो T34 कम हो जाना। तो अगेन कंडीशन कौन सी डेवलप होगी, हाइपोथायराइडिज्म। इनको मैं सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज प्रॉब्लम कहाँ पर है, पिट्यूटरी की प्रॉब्लम है, सीहान पिट्यूटरी की प्रॉब्लम है, सीमेंट किसकी प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी को। कैसे याद रखेंगे, देखो सीहान के नाम से कहीं फीमेल वाला नाम नहीं लग रहा, सीहान सीला, एंड सीमेंट्स के नाम से साइमन जैसा लग रहा है, साइमन जैसा लग रहा है, तो इट इज मेल। ठीक है, तो मेल का प्रॉब्लम है, मतलब मेल का तो प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन ऑब्स्टेटिकल कॉज नहीं। अगर ऑब्स्टेटिकल कॉज है, प्रॉपर फीमेल का कॉज होगा। तो सीहान सिंड्रोम क्या केवल फीमेल में होता है? अरे प्रेगनेंसी केवल फीमेल में होगी ना, तो सीहान सिंड्रोम ओनली इन फीमेल, ओनली प्रेजेंट इन फीमेल। लॉजिकल बात है ना, तो इसमें क्या सीहान जो है ओनली केवल फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, चलो, और इसके अलावा और कोई भी कॉज हो सकते हैं क्या? हो तो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोई ब्रेन कैंसर था या फिर ब्रेन में रेडिएशन दी गई उसकी वजह से। तीसरा कॉज मैं क्या लिख रहा हूँ, क्रेनियल रेडिएशन एक्सपोजर, क्रेनियल रेडिएशन एक्सपोजर की ब्रेन में जो है, ब्रेन की तरफ क्रेनियम वाले पार्ट का रेडिएशन दिया तो उससे पिट्यूटरी डैमेज हो सकती है, हो जाएगी, तो फिर वही सेम कंडीशन आएगी। ठीक है, और अगली कंडीशन है हाइपोफाइसेक्टोमी। हाइपोफाइसेक्टोमी का मतलब क्या, हाइपोफाइशियल जो फोसा है जहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड को काट के निकाल दिया। हाइपोफाइसेक्टोमी क्यों कर रहा हूँ मैं, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली कोई ना कोई पिट्यूटरी कैंसर होगा, तो पिट्यूटरी कैंसर था तो हाइपोफाइसेक्टोमी करी, हाइपोफाइसेक्टोमी में पिट्यूटरी ग्लैंड ही जब निकल गई तो T34 तो कम होना ही है। लॉजिकल बात है, ग्रेट। तो क्या ये मेरे को समझ में आ गया कि सेकेंडरी जो हाइपोथायराइडिज्म वो क्यों हो रहा है? हाँ, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में प्रॉब्लम पिट्यूटरी में, उसके मैंने केवल आपको 4 ही कॉज लिखा है। 4 कॉज में क्या क्या लिखा है, एक तो सीहान और एक सीमेंट लिखा है मैंने। सीहान सीला की प्रॉब्लम, इट मींस द फीमेल का प्रॉब्लम, फीमेल का प्रॉब्लम मतलब ऑब्स्टेट्रिकल कॉज, ऑब्स्टेट्रिकल कॉज मतलब PPH के टाइम पे जो पिट्यूटरी हाइपोक्सिया हो गया, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाई, तो पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो गया, पिट्यूटरी डैमेज हो गया। इज दैट क्लियर? देन मैंने लिखा सीमेंट्स के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम किसमें, नॉन ऑब्स्टेट्रिकल कॉज है, किसी वजह से, और किसी वजह से, लाइक वो एक्सीडेंट हुआ, वो टॉक्सिन था, किसी और वजह से अगर डैमेज हुआ तो सीमेंट सिंड्रोम। और अगर मैंने बोला कि क्रेनियल रेडिएशन अगर किसी वजह से दिया गया कैंसर वगैरह को ट्रीट करने के लिए, तो पिट्यूटरी को डैमेज कर देगा, या फिर पिट्यूटरी को काट के निकाल दिया, यानी कि हाइपोफाइसेक्टोमी कर दी। बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होती है, फिर रिमेंबर कि जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पर है, तो ये जो आपकी बोन है स्फीनोइड बोन, ये कौन सी बोन है, स्फीनोइड बोन होती है ना क्रेनियम में, तो ये स्फीनोइड बोन का ये जो वाला जो फेस फोसा है, दैट फोसा इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसे, सेला टर्सिका। इसका एक नाम तो क्या है, सेला टर्सिका, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, हाइपोफाइशियल फोसा, हाइपोफाइशियल फोसा। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमरी जो है पिट्यूटरी का प्रॉब्लम मेरे को समझ में आ गया, प्राइमरी पिट्यूटरी का प्रॉब्लम समझ में आ गया, सॉरी सेकेंडरी पिट्यूटरी का प्रॉब्लम, सेकेंडरी जो है पिट्यूटरी का प्रॉब्लम, सेकेंडरी पिट्यूटरी का प्रॉब्लम था, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, ग्रेट। नाउ अब आता है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बात इंपॉर्टेंट होना पड़ेगा, बिकॉज जब यही तो है जो कहाँ पे प्रॉब्लम है, ग्लैंड में प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम्स कहाँ पर है, ग्लैंड में। अब अगर ये ग्लैंड में प्रॉब्लम, तो ग्लैंड में क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकती है वो मेरे को डिस्कस करनी है। ठीक है, ग्रेट। तो सबसे पहले ग्लैंड में अगर इमेजिन करके चलो कि ग्लैंड डैमेज हो जाए, इधर की तरफ जो भी मैं लिखूंगा वो प्राइमरी वाला है, ठीक है, आप प्राइमरी वाले की तरफ लिखिएगा, वो आपने सेकेंडरी वाले की तरफ लिख दिया, ठीक है, ओके। तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के पॉसिबल क्या क्या कॉज हो सकते हैं, सेकेंडरी समझ में आ गया ना, कोई इशू नहीं इसमें, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है ना। ना व्हाट अबाउट द प्राइमरी, प्राइमरी के अंदर मैं 4 चीजें लिखूंगा, तो 4-5 कॉज लिखूंगा गिनती के। सबसे पहला कॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, विच इज कि अगर मान के चलो कि बॉडी में कोई एंटीबॉडी बन जाए थायराइड ग्लैंड के लिए, जो थायराइड ग्लैंड है उसके लिए कोई एंटीबॉडी अगर बन जाए, तो एंटीबॉडी का डैमेज कर देगी थायराइड ग्लैंड को, हाँ, और थायराइड ग्लैंड अगर डैमेज हो जाएगी तो क्या थायराइड ग्लैंड हार्मोन बना पाएगी, नहीं बना पाएगी, तो कंडीशन कौन सी डेवलप होगी, हाइपोथायराइडिज्म। कौन सी डेवलप होगी, हाइपोथायराइडिज्म। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, पिट्यूटरी में है या फिर थायराइड में है, थायराइड में, इट मींस कौन सा होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी। तो सबसे पहली चीज जो मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहला कॉज जो है वो ऑटोइम्यून कॉज है। सबसे पहला कॉज कौन सा कॉज है, ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून होने का मतलब आपकी खुद की जो इम्यून सिस्टम है वो आप ही के खिलाफ क्या होगी, आप ही का इम्यून जो है एंटीबॉडी बना के और देन उसको किल कर रहा है।
तो फर्स्ट कॉज इज ऑटो इम्यून कॉज, ओके। एंड द ऑटो इम्यून अगर कॉज होता है तो इसको मैं बोलूंगा क्या, ऑटो इम्यून कॉज, ठीक है। ऑटो इम्यून कॉज में एंटीबॉडी बनी, ठीक है। और इस ऑटो इम्यून कॉज के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट नाम है, बड़ा पॉपुलर नाम है, जिसका नाम है हाशीमोटो थायराइडाइटिस। हाशीमोटो थायराइडाइटिस, ये नाम आपको याद रखना है। व्हाट इज हाशीमोटो थायराइडाइटिस? हाशीमोटो थायराइडाइटिस इज ऑटो इम्यून कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। अगर ऑटो इम्यून कॉज है और उस ऑटो इम्यून कॉज की वजह से एंटीबॉडी बनके अगर आप ही की थायराइड ग्लैंड को डैमेज कर दे तो थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होगा, तो इट मींस थायराइडाइटिस तो होगा। लेकिन इसके लिए स्पेशल नाम क्या मैंने मेंशन किया, हाशीमोटो। हाशीमोटो मींस ऑटो इम्यून कॉज। तो हाशीमोटो थायराइडाइटिस के अंदर क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड, एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसके बारे में एक आध पॉइंट और लिख दूं मैं, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन इंडिया। मैंने क्या बोला है, इन इंडिया। अगर इंडिया में आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, which is the Hashimoto thyroiditis. This is the Hashimoto thyroiditis. Is that clear? हरियाणा करोगे, and the Hashimoto thyroiditis is autoimmune cause. इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। तो एंटीबॉडी काफी तरह की एंटीबॉडी बनेगी। कौन सी एंटीबॉडी मोस्ट कॉमनली बनेगी? सो द एंटीबॉडी जो है उनका मैं नाम लिख रहा हूँ। अब अगर एंटीबॉडी आपको समझ में जाएगी, अगर आपने कल वाला लेक्चर ध्यान से सुना होगा, आपको मैंने कल एक एंजाइम बार बार दिखाया था, दिस इज टीपी, उसको मैं बोलूंगा वापस से टीपीओ, बिकॉज ऑफ एंजाइम इज थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम। और उसी थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम से सारी क्या बन रही थी, T3D4 बन रहा था, ऑक्सीडेशन उसी से हो रहा था, ऑर्गेनिफिकेशन उसी से हो रहा था, और कपलिंग रिएक्शन उसी से हो रही थी। तो इट मीन्स अगर टीपीओ नहीं होगा तो प्रॉब्लम है, डेफिनेटली प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनती है विच इज एंटी टीपीओ एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी मोस्ट कॉमनली बनती है, एंटी टीपीओ। एंटी टीपीओ मतलब थायराइड पेरोक्सिडेज जो एंजाइम है ना, उसी के लिए एंटीबॉडी बन जाती है। और उसी के लिए अगर एंटीबॉडी बनेगी तो सर प्रॉब्लम वाली बात है ना। ओके, सो द मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी आपको याद रखनी विच इज एंटी टीपीओ एंटीबॉडी। एंटी टीपीओ का मतलब क्या है यहाँ पर, थायराइड पेरोक्सिडेज, थायराइड पेरोक्सिडेज, ठीक है। द टी द ई द ग्रेट, दैट वाज योर फर्स्ट कॉज ऑफ hypothyroidism in case of primary hypothyroidism which is Hashimoto thyroiditis। अच्छा, Hashimoto thyroiditis फीमेल में ज़्यादा होगा या मेल में? देखो, इसको ऐसे ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं वो फीमेल में ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। इट मीन्स ये हमेशा किस में ज़्यादा होगा, फीमेल में ज़्यादा होगा मोर ऑफ मेल, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने अभी तक आपको केवल एक कॉज दिखाया है किसका, हाइपोथायराइडिज्म का। कौन से वाले हाइपोथायराइडिज्म का, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का, विच इज हाशीमोटो थायराइडाइटिस। हाशीमोटो थायराइडाइटिस में हो क्या रहा है, बेसिकली एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो रहा है अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड। और कौन सी एंटीबॉडी मोस्ट कॉमनली बन रही है, एंटी टीपीओ एंटीबॉडी। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन इंडिया, दिस इज हाशीमोटो थायराइडाइटिस। एंड हाशीमोटो थायराइडाइटिस इज अ फैंसी नेम फॉर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली हमेशा किसमें प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स में। इट मींस हाशीमोटो थायराइडाइटिस ज्यादा कॉमन किसमें होगा, फीमेल्स में। दैट्स इट, इज दैट ग्रेट। चलो, डैमेज कौन हो रहा है इसके अंदर, थायराइड ग्लैंड। इट मींस प्रॉब्लम किसकी होगी, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होगा। इज दैट ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, यहाँ पर अगर थायराइड ग्लैंड डैमेज हो जाएगी तो थायराइड ग्लैंड डैमेज होगी तो क्या T3T4 कम बनेंगे, क्या T3T4 कम बनेंगे? और T3T4 अगर कम बनेंगे तो उसकी वजह से TSH का लेवल बढ़ेगा, TSH का लेवल बढ़ेगा। बढ़ने वाली बात है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ना वापस से एक बार इन दोनों चीज़ों को एक बार देखो, जो मैंने स्लाइड के ऊपर लिखी हुई, एक बार इधर देखो आप। मैंने दोनों चीज़ों को एक बार नोटिस करने की जरूरत है। मैंने यहाँ पर इस वाली साइड में प्राइमरी साइड में, सेकेंडरी साइड में एक अंतर लिखा है बेसिक से। क्या अंतर, अगर आप उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो बहुत गुड चीज़ रहेगी। ओके, ध्यान से देखो कि प्राइमरी और सेकेंडरी में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। किस चीज़ में, इस वाले स्लाइड में, कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में T3T4 कम हो जाता है। देखो, T3T4 तो कम होना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म में T3T4 तो कम करना ही है, लेकिन यहाँ TSH बढ़ रहा है।
और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि TSH भी कम हो रहा है साथ ही साथ, T3 T4 तो कम होना ही होना है, लेकिन TSH भी कम हो रहा है। तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा प्राइमरी सेकेंडरी, कैसे करूंगा? कि जो प्राइमरी प्रॉब्लम्स है, प्राइमरी प्रॉब्लम्स में TSH बढ़ेगा, लेकिन सेकेंडरी प्रॉब्लम में TSH कम होगा। क्यों होगा भाई? बिकॉज जब उनकी शुरुआत ही कहाँ से हो रही है? पिट्यूटरी से। और पिट्यूटरी से शुरुआत हो तो TSH ही कम बनेगा, और TSH ही कम बनेगा तो T3 T4 उसकी वजह से कम हो रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम ग्लैंड में नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम पिट्यूटरी में, और पिट्यूटरी में प्रॉब्लम तो TSH ही कम बनाएगा ना वो, और TSH कम बनेगा तो T3 T4 कम बनेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या पिट्यूटरी में नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम ग्लैंड में, और ग्लैंड में प्रॉब्लम तो T3 T4 कम बनेगा, और T3 T4 कम बनेगा तो पॉजिटिव फीडबैक तो मिलेगा ना, और मिलेगा तो वो तो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है तो TSH तो बनाएगा ही बनाएगा ना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक समझना जरूरी है, यहीं से क्वेश्चन आता है, यहीं से आपसे पूछेगा कि T3 T4 कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और इसके मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा तो उससे बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ये आपको बहुत, क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको थायराइडिज्म समझ में आ गया, पूरा थायराइड ग्लैंड समझ में आ गया। वो दो ही बात है, बाकी तो सब बहुत बेसिक सी चीजें, ज्यादा कुछ भी नहीं है, समझने वाली बात है। ओके, सो द फर्स्ट कॉज मैंने जो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के अंदर लिखा, दैट वाज योर हाशिमोटो थायराइडाइटिस। इज दैट क्लियर? सो द फर्स्ट कॉज इज हाशिमोटो थायराइडाइटिस। यहाँ तक कहानी क्लियर है? ओके, ना तो व्हाट इज द सेकंड कॉज देन? ओके, अगर मेरे को बात बताओ, अगर पेशेंट या फिर कोई पर्सन अपनी डाइट में आयोडीन ही कम लेगा तो भी तो T3 T4 कम बनेगा, अगेन हाइपोथायराइडिज्म होगा। तो दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज है विच इज योर iodine deficiency. Now the second cause is iodine deficiency, and the iodine deficiency is the most common cause of hypothyroidism again, but in world most common cause of hypothyroidism in world. इंडिया में क्या है? Hashimoto. This is the most common cause of hypothyroidism in world. Is that clear? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो मैंने अभी तक कितने कॉज लिखे हैं प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के? दो। फर्स्ट इज ऑटोइम्यून कॉज विच इज हाशिमोटो थायराइडाइटिस, एंड द सेकंड इज आयोडीन डेफिशिएंसी। द आयोडीन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। तो क्या इसमें गोइटर हो जाएगा साथ में? हाँ, एनलार्ज मिलेगी आपको, ठीक है? यहाँ पर अगर इस आयोडीन डेफिशिएंसी से हाइपोथायराइडिज्म हो रहा होगा तो आपको जो गोइटर होगा, पेशेंट में गोइटर होगा, ठीक है? ना तो तीसरा कॉज मैं साइड में लिखूंगा, इस साइड में थर्ड कॉज विच इज ड्रग्स। कुछ दवाइयां जो है ना वो थायराइड ग्लैंड को डैमेज कर सकती है, और थायराइड ग्लैंड को डैमेज अगर कर देगी तो उनसे हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। जब भी थायराइड ग्लैंड डैमेज होगा तो प्राइमरी प्रॉब्लम है। अच्छा, कौन कौन सी ड्रग्स है? तो दो ड्रग्स आपको याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट मैंने आपको जो है जब रिदमिक प्रॉब्लम जब बताई थी तब हमने पढ़ी थी विच इज एमायोडेरोन। अगर आपको याद हो तो मैंने एमायोडेरोन जो आपको पढ़ाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग था। एमियोडेरोन कहाँ यूज कर रहे थे? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, ठीक है? एमियोडेरोन हमने कहाँ यूज किया था? बीटैक में, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। याद आ गया? एमियोडेरोन कहाँ यूज किया था? बीटैक। बीटैक मतलब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है? वहाँ पे वापस जाकर रिवाइज कर लीजिए, पर क्लियर हो जाएगा। एंड द सेकंड ड्रग इज लिथियम। लिथियम हम यूज करेंगे कहाँ पर? मैनिया में, ठीक है? तो वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम की बात है। तो दो ड्रग्स आपको याद रखनी है, फर्स्ट इज लिथियम एंड द सेकंड इज एमियोडेरोन। ये दोनों ड्रग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लिखा भी नहीं रहा, कम ही लिख रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट है दोनों, इनको नहीं बोल सकते, ठीक है? ये तीसरा कॉज। ना तो चौथा कॉज इज रिडल थायराइडाइटिस। थायराइडाइटिस, व्हाट इज रिडल थायराइडाइटिस? देखो, है तो थायराइडाइटिस है, वो तो थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन ही है, लेकिन ये रिडल है। रिडल मीन्स यहाँ पर जो है ना जो फाइब्रोसिस हो जाता है ग्लैंड के अंदर, थायराइड ग्लैंड के अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है, दैट इज रिडल थायराइडाइटिस। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? वन लाइन में लिखना होगा मेरे को। रिडल थायराइडाइटिस इज फाइब्रोसिस इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर फाइबर्स बन गई, खराब होगी, वो थायराइड ग्लैंड खराब होगी तो अगेन थायराइड हार्मोन बनेगी, नहीं बनेगी, अगेन हाइपोथायराइडिज्म होगा। प्रॉब्लम कहाँ पर है? थायराइड में तो प्राइमरी सारी चीजें। तो मैंने अभी तक कितने कॉज लिखे हैं? 4। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, और कोई कॉज भी है क्या? हाँ, तो कुछ एक मिसलेनियस कॉजेज भी है, लेकिन 4 तो बड़े इंपॉर्टेंट है। थोड़े मिसलेनियस कॉजेज को मैं जगह कम बचा दूँ, मैं यहाँ लिखूंगा ऊपर की तरफ पॉइंट नंबर 5 में बना के।
ये सब प्राइमरी का ही है, आप नीचे इसको एडजस्ट कीजिएगा, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। देन पॉइंट नंबर 5 के अंदर जो मैं लिख रहा हूँ विच इज गोइट्रोजेनिक फूड। व्हाट इज गोइट्रोजेनिक फूड? देखो ऐसा फूड जो गोइटरजेनिक कर रहा है, गोइटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो कुछ कभी कभार कहता है कुछ से फूड खाने से गोइटर हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज ये जो फूड सब्सटेंस है आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फूड है? तो एक एग्जांपल तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है, केबेज, गोभी, है ना। ज्यादा अगर अमाउंट में कैबेज या फिर गोभी जो है ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करी जाए ना, तो वो जो है गोइटरजेनिक फूड की कैटेगरी में, ठीक है। एक तो कैबेज आप लिख सकते हैं, एक आप टर्निप लिख सकते हैं, ठीक है, एक कसावा आप लिख सकते हैं। केबेज जाके सर्च कर लेंगे तो आपको आई थिंक मिल जाएंगे, ठीक है। कैबेज, टर्निप और कसावा, ये 3 फूड के मैंने नाम लिखे। इसमें आपको कैबेज तो याद रखना ही रखना है। काफ़ी सारे एनक्लेक्स एग्जाम में आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, आप कोशिश के हिसाब से मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि आपके पेशेंट को कैबेज नहीं खिला सकते अगर किसी को हो जाता है, बिकॉज ऑफ उसको अवॉइड करना है कैबेज। अगर किसी को पहले ऑलरेडी गोइटर है उसको क्या अवॉइड करना है? ये फूड आइटम अवॉइड करना है, क्योंकि इनसे और गोइटर होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। ये तीनों फूड क्या करेंगे? डिक्रीज द आयोडीन एब्जॉर्प्शन। और आयोडीन एब्जॉर्प्शन कम होगा तो ये ऑल नो ना कि क्या होगा? T3 T4 कम बनेगा, हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन है। ओके, ना तो लास्ट प्रॉब्लम जो मैं लिख रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे को बचपन से ही अगर हाइपोथायराइडिज्म पैदाइशी है, ये भी तो हो सकता है कि अगर किसी को क्या है कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, क्या हो कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। अगर कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म है तो उसके लिए एक यूनिक वर्ड हम यूज करते हैं, विच इज केराटिनिज्म। तो केराटिनिज्म कुछ भी नहीं है, जस्ट अगर बच्चे को बचपन से अगर क्या है हाइपोथायराइडिज्म तो क्या कहते हैं उसे? केराटिनिज्म। इज दैट ग्रेट? रिहाना करोगे? ये मैंने आपको जस्ट सिंपली क्लासिफिकेशन बता दिया और ढेर सारी बातें मैंने आपसे कर दी रिगार्डिंग टू द प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म एंड द सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। प्राइमरी एंड द सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। क्या क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? ओके, ठीक है। सो अगेन स्लाइड के ऊपर लिखा एक बार हम रिवाइज कर लें वापस से। मैंने क्या बोला था? मैंने आपको हाइपोथायराइडिज्म डिस्कस कराना शुरू किया। मैंने आपको बोला कि हाइपोथायराइडिज्म जो है वो बेसिकली थायराइड जो ग्लैंड है उसके फंक्शंस कम हो रहे हैं। लॉजिकल बातें समझे, T3 T4 कम हो रहा है। अगर T3 T4 की कम होने की प्रॉब्लम अगर थायराइड ग्लैंड में खुद में तो प्राइमरी, अगर पिट्यूटरी में है तो सेकेंडरी। तो दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी अगर है तो प्रॉब्लम पिट्यूटरी में पॉसिबल प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? तो मैंने इसके रिगार्डिंग 4 पॉइंट लिखे केवल। पहला पॉइंट सीहान सिंड्रोम ऑब्स्टेटिकल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। ऑब्स्टेटिकल प्रॉब्लम की वजह से केवल फीमेल्स में होगा, तो पीपीएच की वजह से लेबर में पीपीएच हो रहा था पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से, तो सेरेब्रल हाइपोक्सिया हुआ, यानी कि ब्रेन की तरफ ब्लड कम पहुंचा बिकॉज ऑफ बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया। तो पिट्यूटरी में नेक्रोसिस हो गया, पिट्यूटरी डैमेज हो गई, तो हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो जाएगा आगे चल, ठीक है। क्लियर है। सीहान सिंड्रोम के बारे में कुछ बातें और बाद में दिखा दूंगा जब मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो पिट्यूटरी की प्रॉब्लम है पिट्यूटरी में पड़ेगा। साइमंड्स डिजीज या फिर साइमन डिजीज भी इसे कहते हैं सिंड्रोम की जगह। साइमन डिजीज एक नॉन ऑप्टिकल डैमेज है पिट्यूटरी ग्लैंड का। देन मैंने आपको लिखा क्रेनियल रेडिएशन का अगर एक्सपोजर हो, और चौथा मैंने क्या बोला हाइपोफाइसेक्टोमी अगर है। तो इन सारे केसेस में कौन सा डेवलप होगा? सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। लेकिन अगर प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म हो रहा था, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म तो प्रॉब्लम कहाँ की है? पिट्यूटरी की प्रॉब्लम है ना। और पिट्यूटरी की अगर सॉरी थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है, तो इसमें सबसे पहला कॉज तो ये है कि थायराइड ग्लैंड ही डैमेज आप कर दो। कैसे कर दो? ऑटोइम्यून कॉज से। ऑटोइम्यून कॉज से कैसे? कि हाशीमोटो थायराइडाइटिस हो जाए कि एंटीबॉडी बन जाए। कौन सी एंटीबॉडी? मोस्ट कॉमन एंटी टीपी एंटीबॉडी बनती है। एंटी टीपी मतलब थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम की एंटीबॉडी, तो वो एंटीबॉडी से डैमेज करेगी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन बनेंगे नहीं बनेंगे, प्रॉब्लम सी हाइपोथायराइडिज्म। ग्रेट है। देन ओके, नाउ द दूसरा है आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन वर्ल्ड, एंड द हाशीमोटो थायराइड इज मोस्ट कॉमन कॉज इन इंडिया। और फीमेल में कॉमन होगा बिकॉज ऑफ और जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं वो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होते हैं। दो कॉज। तीसरा कौन मैंने आपको लिखा कौन सा? रिडल थायराइडाइटिस। रिडल थायराइडाइटिस में थायराइड जो ग्लैंड है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन के बाद फाइब्रोसिस हो जाएगा, और फाइब्रोसिस हो जाएगा तो ग्लैंड डैमेज हो जाएगी। चौथा कॉज मैंने लिखा क्या? ड्रग्स। ड्रग्स में मैंने आपको दो ही एग्जांपल लिखे, एक तो एमिडोरॉन लिखा और दूसरा लिथियम। एक तो एमिडोरॉन, दूसरा लिथियम। एमिडोरॉन जब लिथियम होते हैं तो वहां पर हम साइड इफेक्ट में लिखते हैं हाइपोथायराइडिज्म, तो एमिडोरॉन एंड लिथियम। ग्रेट है। नाउ द पांचवा पॉइंट है गोइट्रोजेनिक फूड। कुछ फूड जो गोइटर पैदा कर सकते हैं, जो ग्लैंड का साइज बढ़ा सकते हैं या फिर थायराइड की कमी कर सकते हैं। कैसे? वो सिंपल सी फूड है जैसे कैबेज, टर्निप एंड कसावा। ये सब बेसिकली आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, और आयोडीन का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो ऑब्वियसली बात है फूड कैसे बनेगा थायराइड। ना द कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म अगर किसी को पैदाइशी अगर किसी को है, दैट इज नोन एज केराटिनिज्म। दिस इज नोन एज
क्रिएटिनिन लेवल। इज दैट ग्रेट? अमेजिंग, बहुत बढ़िया। चलो तो अगली स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं और यहाँ पर क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे, पेशेंट की क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। ग्रेट है, ओके। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग्स। कि अगर आपने नर्सिंग असेसमेंट परफॉर्म किया तो उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स आ सकती है। तो आपको ना बस आपको दिमाग में ना एक चीज़ रखनी पड़ेगी। क्या रखना पड़ेगा कि आप ना साइड में दिमाग में सोच के रखो कि T3 और T4 ना कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है वो हम देख चुके, उसके मैंने बहुत सारे कॉज बता दिए, प्राइमरी कॉज भी, सेकेंडरी कॉज भी। आपको तो बस दिमाग में अब क्या रखना है, T3 T4 कम हो गया। अब T3 T4 अगर कम हो गया तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या आएगी। T3 T4 करते क्या, T3 T4 हार्मोन है जो BMR मेंटेन करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट चलाते हैं, है ना। तो बेसिकली BMR कम होगा, BMR कम होगा, और BMR अगर कम होगा तो उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम कॉज होनी है। ये मेरे को समझना है। तो एक एक करके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो। तो पहली चीज तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि पेशेंट का जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो कम हो जाए। और अगर BMR अगर कम होगा तो जो कैलोरी जेनेसिस था, कैलोरी जो बन रही थी वो कम बनेगी। क्या कैलोरी जेनेसिस होगा तो वो कम होगा, और अगर कैलोरी जेनेसिस कम होगा तो बॉडी के अंदर जो हीट है वो भी कम बनेगी। इट मीन्स जो हीट का प्रोडक्शन पर्सन की बॉडी में हो रहा था वो हीट का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। सही बात है। तो पेशेंट की बॉडी में हीट कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, खुद सोचो। कम रहेगी, और हीट अगर कम रहेगी तो सिर्फ ठंड ज़्यादा लगेगी, गर्मी ज़्यादा लगेगी, सर्दी ज़्यादा लगेगी। मतलब वो सर्दी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, कोल्ड को इंटॉलरेंस रहेगी उसे। किसकी इंटॉलरेंस आएगी, कोल्ड की इंटॉलरेंस। तो अगला जो स्टेटमेंट है वो बड़ा स्टेटमेंट है, तो ये डेवलप करेगा किसको, कोल्ड इंटॉलरेंस। तो पेशेंट में क्या डेवलप होगी, कोल्ड इंटॉलरेंस। मतलब वो सर्दी नहीं झेल पाएगा। क्यों, क्योंकि पहले उसकी बॉडी में हीट नहीं है, पहले इस पर्सन की बॉडी में हीट कम है, और ऊपर से बाहर अगर तुम और हीट कम कर दो एनवायरनमेंट में, तो पेशेंट को तो प्रॉब्लम होगी ना। पेशेंट बोलेगा कि भाई पहले मेरे को सर्दियाँ अच्छी लगती थी, अब नहीं लग पा रही। क्यों नहीं लग पा रही, बिकॉज कोल्ड इंटॉलरेंस है। सर्दियाँ बिल्कुल कितने ही कपड़े पहन लेता हूँ लेकिन फिर भी ठंड लगती रहती है। क्यों, कोल्ड इंटॉलरेंस है। क्यों है, बिकॉज ऑफ BMR कम हो गया। तो ये पहला फीचर है किसका, हाइपोथायरॉयडिज्म का। यहाँ तक कोई दिक्कत, इजी है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये लाइन जो मैं ब्लॉक बंद करके क्यों लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आते हैं। कोल्ड इंटॉलरेंस किस में होगी, हाइपोथायरॉयडिज्म में। अब हॉट इंटॉलरेंस किस में होगी, हाइपोथायरॉयडिज्म। उल्टा होगा, जस्ट उल्टा होगा। लॉजिकल बात है, बहुत बढ़िया। चलो, तो कैलोरी जेनेसिस हुआ, कैलोरी जेनेसिस कम हुआ, कैलोरी कम बनी, BMR कम हुआ, उसकी वजह से हीट प्रोडक्शन कम होगा, हीट प्रोडक्शन कम होगा तो कोल्ड इंटॉलरेंस डेवलप होगा। चलो, बॉडी टेम्परेचर का क्या होगा ये बताओ मुझे। बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, नॉर्मल रहेगा। देखो, बॉडी टेम्परेचर कम नहीं होगा, ये गलत फहमी होती है कि बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। नहीं होगा। बॉडी टेम्परेचर क्यों कम हो जाएगा, ऐसी क्या कंडीशन होगी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पेशेंट को हाथ लगा ठंडा, नहीं, इतना नहीं होगा, ध्यान रखो, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है। बॉडी टेम्परेचर कम होगा जब मैं इसका कॉम्प्लिकेशन पढ़ाऊंगा, जब थायराइड हार्मोन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। कोई नॉर्मल हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट देखोगे तो उसमें ऐसा नहीं कि ठंडा पड़ा होगा, बिल्कुल नहीं। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली कम होता है, लेकिन जब अगर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा थायराइड हार्मोन कम हो गए, देन आपको जो है बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। वो सीवियर कंडीशन है। अभी तो इसके अंदर बॉडी टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपको कोल्ड इंटॉलरेंस याद रखना, ठीक है। अच्छा, BMR अगर कम हुआ है, BMR अगर कम हुआ तो क्या बॉडी जो है सब्सटेंस को यूज कर पा रही है, फैट को यूज करेगी, नहीं करेगी। नहीं करेगी तो क्या बॉडी का वेट बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। तो इस केस में दूसरी चीज होगी, बॉडी का जो वेट है वो इंक्रीज होगा, इट मींस ओबेसिटी आएगी, मोटापा आएगा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में अगली चीज जो होगी मुझे, ओबेसिटी, बॉडी वेट बढ़ना। इजी है, अगेन BMR से रिलेटेड है। BMR बेसिकली कम हो गई तो बॉडी के सब्सटेंस यूज नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है तो बॉडी वेट बढ़ रहा है। ग्रेट, ओके। चल, अगला फंक्शन हम डिस्कस करें आगे। अच्छा, BMR तो कम हो गया, BMR तो कम हो गया। दूसरा, मैंने आपको बोला था थायराइड जो हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन, वो हार्ट के पूरे फंक्शन दिखाता है। आइनोट्रोपिक और कोरोनोट्रोपिक फंक्शंस होते हैं। बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, इट मींस हार्ट रेट को एक्टिवेट करता है, हार्ट रेट बढ़ाता है। अब यहाँ पर T3 T4 कम है तो हार्ट रेट बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। कम होगी इट मींस ब्रेडिकार्डिया होगा, टैकीकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया भाई, ऑब्वियसली बात है ना। ब्रेडिकार्डिया मींस हार्ट रेट का लेस देन 60, तो हार्ट रेट का कम हो जाना, दैट इज नोन एज ब्रेडिकार्डिया। अगेन दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारी लाइन ब्रेडिकार्डिया का लॉजिक बना रही है बात। वजह हार्ट के फंक्शंस कम हो रहे हैं, क्यों हो रहा है, वजह थायराइड हार्मोन कम हो रहा है, ना। तो अच्छा, हाइपोथायरॉयडिज्म तो हो गया, बीपी के ऊपर भी इसका कोई इफेक्ट आएगा क्या, हाँ आना तो चाहिए। क्या इफेक्ट आएगा, तो बेसिकली यहाँ पर ना आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन होगा। याद आया, मैंने आपको पहले जब लिखाया था हाइपरटेंशन में, तो आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन होगा। इट मींस केवल सिस्टोलिक भी वो नॉर्मल रहेगा, डायस्टोलिक बढ़ेगा।
तो जैसे कि मैं बोलूँ कि नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80, जैसे नॉर्मल लिखा मैंने कितना 120/80 mm ऑफ Hg, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ रही होगी, देखो ऐसी 120/100 हो जाएगा mm ऑफ Hg। इट मीन्स कौन सा बीपी बढ़ा, केवल सिस्टोल नहीं बढ़ा, केवल डायस्टोलिक बढ़ा। इट मीन दैट इज योर आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। कौन सा हुआ, आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। ये इसकी क्लासिकल फीचर है, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म की, कि केवल इसमें डायस्टोलिक बीपी बढ़ता है। अच्छा, अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो हाइपरटेंशन की वजह से तो हेडेक हो ही जाना है फिर आगे चल के, है ना, हेडेक हो ही जाना है, इरिटेबल रहेगा पेशेंट, हेडेक होगा और इरिटेबल तो रहना ही। वो सारे के सारे जो फीचर हाइपरटेंशन वाले फीचर है ना, वो सारे आपको फीचर इसके अंदर आ सकते हैं, कॉमन बात है। ग्रेट है, चलो तो तीसरा फीचर भी समझ में आ गया। ओके, ग्रेट है। देन प्रॉब्लम्स आएगी फीमेल में। ओके, फीमेल के मेंस्ट्रुएशंस में। तो फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो यहाँ पर होगा मेनोरेजिया। क्या होगा, मेनोरेजिया। व्हाट इज मेनोरेजिया, बोलो। मेनोरेजिया मीन्स एक्सेसिव ब्लीडिंग, excessive bleeding during menstruations, ठीक है। तो excessive bleeding होगी तो that is known as मेनोरेजिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मैं फालतू के फीचर लिखा ही नहीं रहा, मैं जो लाइन लिखा रहा हूँ वो सारे लाइनें क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो क्या होगा, मेनोरेजिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेनोरेजिया अगर रहेगा ना फीमेल में तो आगे चल के वो फर्टाइल नहीं हो पाएगी, फर्टाइल नहीं रह पाएगी तो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होगी, तो अगेन इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है, ना। तो इनफर्टिलिटी एक फीचर हो सकता है, ओके। बट आपको इंपॉर्टेंटली क्या याद रखना है, मेनोरेजिया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, BMR अगर कम हो गया तो एनर्जी तो वो यूज हो ही नहीं रही, इट मीन्स भूख जो है वो भी कम हो जाएगी, एपेटाइट भी कम हो जाएगी, बिकॉज जब सारी चीजें BMR से डिसाइड होगी। तो अगेन जो एपेटाइट है, एपेटाइट भी क्या होगी, कम। एपेटाइट मीन्स भूख, पेशेंट की जो भूख है, खाना खाने की इच्छा भी बढ़ जाएगी, तो एपेटाइट कम होगी। ओके, एपेटाइट कम होगी, GIT की प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं आपको, एपेटाइट कम होगी, साथ ही साथ बेसिकली सारी चीजें कम कर रहा है, इफेक्ट कम कर रहा है, तो जो GIT में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहे थे वो भी कम होंगे। तो जो GIT के अंदर कौन से मूवमेंट हो रहे थे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो भी कम हो जाएंगे। अब मुझे एक बात सोच के बताओ कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर कम होंगे तो स्टूल आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में प्रेजेंट होगा क्या, कॉन्स्टिपेशन। और इन सब का उल्टा कर देना, वो सारा का सारा हो जाएगा इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म में। इज दैट ग्रेट। यहाँ पर अगेन प्रेजेंट होगा क्या, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। चलो, कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम प्रेजेंट हो सकती है क्या, हाँ प्रेजेंट हो तो सकती है। क्या क्या पॉसिबल साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स प्रेजेंट हो सकती है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम में जो है, जैसे कि एक तो फॉरगेटफुलनेस प्रेजेंट होगी, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट दिखाएगा थायराइड, तो भूलने की क्षमता जो है ज़्यादा हो जाएगी, मतलब याद नहीं रख पाएगा ज़्यादा देर तक। तो फॉरगेटफुलनेस प्रेजेंट होगा, इट मींस पेशेंट ज़्यादा लंबे टाइम तक चीज़ें याद नहीं रख पाएगा, भूलने की आदत हो जाएगी, भूलेगा। और दूसरा डिमेंशिया प्रेजेंट होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिमेंशिया मतलब भूल जाना, डिमेंशिया मतलब याददाश्त चलता चले जाना, तो डिमेंशिया प्रेजेंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप डिमेंशिया पढ़ते हैं ना साइकेट्रिक में, तो डिमेंशिया का एक कॉज आप हाइपोथायरॉयडिज्म भी लिख सकते हैं, सही बात है। लेकिन डिमेंशिया ना, यहाँ पर जो डिमेंशिया होता है, ये मैं एक पॉइंट आपको ऐड करा रहा हूँ कि डिमेंशिया, यहाँ का जो डिमेंशिया है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब अगर आपने कंडीशन ठीक कर देना, डिमेंशिया ठीक हो जाता है। बाकी डिमेंशिया रिवर्सिबल होते नहीं है। यहाँ का डिमेंशिया कैसा है, रिवर्सिबल, कि अगर आपने कंडीशन ठीक किया डिमेंशिया ठीक हो जाएगा, डिमेंशिया इज रिवर्सिबल। यहाँ का डिमेंशिया कैसा है, रिवर्सिबल, ये याद रखने वाली बात है, ओके। बहुत बढ़िया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, ब्रेन के फंक्शंस भी हमने डिसाइड कर लिए, ओके। देन उसके अलावा थोड़े बहुत डिप्रेशन वगैरह प्रेजेंट हो सकता है, ये सब ब्रेन के फंक्शन से। डिप्रेशन में भी प्रेजेंट, और साइकोसिस के सिम्टम्स आ सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, फॉरगेटफुलनेस फॉरगेटफुलनेस प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। ये कुछ साइकेट्रिक फंक्शंस मैंने बोला।
सारे के सारे कौन से डिसऑर्डर? साइकेट्रिक, ब्रेन में कुछ इशू हो रहा है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में पेशेंट को फॉरगेटफुलनेस प्रेजेंट हो सकती है, डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया कैसा होगा यहाँ पर? रिवर्सिबल, इंपॉर्टेंट। डिप्रेशन हो सकता है, साइकोसिस सिम्टम्स, हैलुसिनेशन, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन एंड ऑल, वो सारी चीजें आ सकती है, नथिंग एल्स, खास बात है। ओके, चलो और कुछ चीजें प्रेजेंट है क्या? हाँ, थोड़ी बहुत और चीजें डिस्कस मैं कर सकता हूँ, जैसे कि पॉइंट नंबर 7 में मैं डिस्कस कर सकता हूँ कि स्किन का कॉस्मेटिक इशू। तो स्किन ना यहाँ पे ड्राई हो जाती है, बहुत ड्राई स्किन हो जाएगी फीमेल की, ठीक है। तो एक मैं लिखूंगा ड्राई स्किन, बहुत ड्राई, मतलब फीमेल शिकायत करेगी लाइक मैं कितना ही मॉइस्चराइजर लगा लो, कितना ही ऑयल लगा लो अपनी स्किन के ऊपर, हमेशा ड्राई रहती है। और वो वाला इमेज याद करो जो मैंने सबसे पहले आ जाती है उनकी, वो इमेज में पूरा आपको जो दिख रहा है वो ड्राई स्किन है। वो सारा का सारा जो प्रेजेंटेशन है वो मिक्स एडेमा का प्रेजेंट ड्राई स्किन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ के जो लिम्फ नोड्स है ना, लिम्फ जो है उनके अंदर स्वेलिंग आएगी, तो प्रेजेंट होगा पेशेंट को लिम्फ एडिनोपैथी। ध्यान से सुनना इस बात को, कि कंफ्यूजन होता है इस चीज में कि पेशेंट को क्या होगा, लिम्फ एडिनोपैथी होगी, लिम्फ नोड स्वेल होगी। लेकिन यहाँ की लिम्फ एडिनोपैथी को ना लिम्फ एडिनोपैथी नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात, नॉर्मली अगर बॉडी में लिम्फ एडिनोपैथी होती है तो मैं कह देता लिम्फ एडिनोपैथी की, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ गई, लिम्फ नोड स्वेल कर गया, सूजन आ गई, लिम्फ नोड बढ़ गया। यहाँ नहीं, यहाँ पर इसको नाम देते हैं मिक्स एडिमा। क्या नाम दोगे यहाँ पर? मिक्स एडिमा। तो अगर मिक्स एडिमा बोला जा रहा है तो मिक्स एडिमा कहाँ प्रेजेंट होता है? थायरॉइडिज्म में। कौन सा थायरॉइडिज्म? हाइपोथायरॉइडिज्म में। तो मिक्स एडिमा कुछ है नहीं, कुछ नहीं, एक फैंसी नाम है किस चीज के लिए? लिम्फ एडिनोपैथी के लिए। अब इस मिक्स एडिमा के होने की वजह से क्या क्या होगा? ये जब मिक्स एडिमा प्रेजेंट होगा ना, तो मिक्स एडिमा से जो स्किन है वो बड़ी थिक हो जाएगी, क्योंकि लिम्फ नोड जो एनलार्ज हो रही है, तो इसकी वजह से पेशेंट में क्या प्रेजेंट होगा? थिक, ठीक है, और कॉरेज करके जो है स्किन हो जाएगी, थिक कॉरेज स्किन। थिक कॉरेज स्किन का मतलब बड़ी मोटी सी चमड़ी, बड़ी ड्राई सी स्किन जो है, अजीब सी स्किन हो जाएगी, ठीक है। किसकी वजह से? मिक्स एडिमा की वजह से। ओके, मैं इसका इमेज भी आपको दिखाता हूँ। तो ये कॉस्मेटिक इशू है, इससे प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाला, बस कॉस्मेटिक इशू है, कॉस्मेटिक। देन अगली चीज जो होगी, अच्छा मिक्स एडिमा ना स्कैल्प पे हो जाएगा, बालों की तरफ, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। जहां भी मिक्स एडिमा होगा वहां के बाल झड़ जाएंगे, जहां भी होगा वहां के बाल झड़ जाएंगे, बालों का झड़ना एलोपेशिया। एलोपेशिया, बट ये एलोपेशिया कैसा होगा? पैची, जगह जगह से, पूरा तो होगा नहीं, पैची होगा, कहीं से होगा, कहीं से होगा, जहां जहां मिक्स एडिमा होगा वही होगा। इट मीन यहाँ पर प्रेजेंट होगा क्या? एलोपेशिया। व्हाट इज एलोपेशिया? एलोपेशिया मींस द हेयर लॉस, हेयर लॉस। लेकिन यहाँ पर कैसा होगा? अरे कैसा होगा? पैची। इज दैट ग्रेट? पैची हेयर लॉस। नहीं है, तुमको नहीं है, ठीक है, तुम तो पैची हेयर लॉस, बाल चेक कर रहे हैं पैची है। अच्छा, मनीषा को दिक्कत है। चल, इसके अलावा एक दो चीजें और है, थिक कॉरेज स्किन के अलावा एलोपेशिया, जो उसका पेशेंट का जो फेस है वो कैसा है? पफी फेस, पफी फेस। ये पफी फेस नहीं है, पफी फेस है। पफी फेस का मतलब एडिमा आ गया ना, फेस के ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फेस एडिमा भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। फेस पे स्वेलिंग प्रेजेंट हो जाना, पफी फेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर, अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगर फेस पफी होगा, चेहरे पे स्वेलिंग होगी, तो आंखें बड़ी दिखेगी या छोटी? छोटी। इट मींस नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज स्मॉल आईज, और आईज जो है बड़ी स्मॉल दिखेगी, ठीक है, स्मॉल आईज। अच्छा, यही जो स्वेलिंग आ रही है, बार बार मैं जितनी बातें कर रहा हूँ स्वेलिंग के लिए कर रहा हूँ, कि स्किन के ऊपर स्वेलिंग आ गई तो स्किन थिक हो गई, कॉरेज हो गई, कॉरेज में ड्राई स्किन हो गई, ठीक है। देन मैंने बोला एलोपेशिया हुआ, उसी स्वेलिंग की वजह से हेयर लॉस हो जाएगा, पैची होगा। उसी वजह से मैंने बोला फेस पे हो गई तो पफी फेस हो गया, और फेस एडिमा हो गया तो स्मॉल आईज हो गई। ये प्रेजेंटेशन है मिक्स एडिमा की। उसके अलावा ये जो स्वेलिंग है ये वोकल कॉर्ड्स में भी तो आ सकती है, लैरिंग्स में भी तो आ सकती है, और लैरिंग्स में आ गई तो पेशेंट की आवाज जो बड़ी भारी हो जाती है, हॉर्सनेस हो जाती है, ठीक है। तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, हार्सनेस ऑफ वॉइस, हॉर्सनेस वॉइस एंड ऑल, ठीक है। हार्सनेस ऑफ वॉइस, ओके, हार्सनेस ऑफ वॉइस। हार्सनेस ऑफ वॉइस क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ वोकल कॉर्ड्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, ठीक है, ड्यू टू वोकल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट। इज दैट क्लियर राजकुमार? यहाँ तक कोई दिक्कत? एक प्रेजेंटेशन और लिख रहा हूं मैं,
वो आपको एग्जामिनेशन में मिलेगी, ऑन एग्जामिनेशन। वो ई मतलब ऑन एग्जामिनेशन, ऑन एग्जामिनेशन एक प्रेजेंटेशन मिलेगी कि पेशेंट की जो स्किन है वो येलो हो जाएगी। पेशेंट की जो स्किन है वो कैसी मिल सकती है? येलो स्किन प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होगा। येलो स्किन, व्हाई द येलो स्किन? ड्यू टू बीटा कैरोटिनोमिया। अच्छा, आपने बीटा कैरोटीन तो सुना ही होगा ना, गाजरों में होता है और उसी से क्या बनता है? विटामिन ए। ठीक है, ओके। सो बेसिकली इसमें हो क्यों रहा है ये चीज, हो क्यों रही है? ग्रेट, सुन ध्यान से। तो नॉर्मली होता क्या है कि जो बीटा कैरोटीन है, ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, जो बीटा कैरोटीन है जो आप अपनी फूड से खाते हैं, जो आपको फूड से मिलता है, तो बीटा कैरोटीन चेंज होता है किसके अंदर? विटामिन ए में। किसमें चेंज होता है? विटामिन ए में। और विटामिन ए में चेंज होने के लिए इसको क्या चाहिए? T4। क्या चाहिए? T4। लेकिन आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गए होंगे अब कि बेसिकली T4 कम हो रहा है पेशेंट में, हाइपोथायराइडिज्म में, और T4 अगर कम हो रहा है तो क्या बीटा कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। तो क्या बीटा कैरोटीन बढ़ेगा? बीटा कैरोटीन कहाँ बढ़ेगा? ब्लड में। और बीटा कैरोटीन अगर बढ़ेगा तो कंडीशन क्या होगी? बीटा कैरोटोनिमिया। इज दैट क्लियर? बीटा कैरोटिनिमिया, अगर बीटा कैरोटिनिमिया होगा, बीटा कैरोटिनिमिया होगा तो उसकी वजह से जो स्किन का कलर आएगा वो कैसा आएगा? येलो। तो सर ये तो जॉन्डिस भी हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है ना। तो जॉन्डिस से आइडेंटिफाई, ये स्किन तो येलो, जॉन्डिस में भी जाती है। लेकिन जॉन्डिस में आंखें जो है ना, आंखों की स्केलरा जो व्हाइट वाला पार्ट है वो भी क्या होता है? येलो। इसमें जो स्केलरा है वो नॉर्मल होगा। इस तरह से डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है स्किन तो येलो होगी, बट मैं क्या लिख रहा हूँ, बट जो स्केलरा ऑफ आई जो है वो क्या रहेगा? बॉन्ड। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो है जॉन्डिस तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्केलरा नॉर्मल होगा लेकिन स्किन का जो प्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं येलो शेड में थोड़ा होगा। इज दैट क्लियर? दिस ऑल अबाउट द हाइपोथायराइडिज्म का प्रेजेंटेशन। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं होनी चाहिए? नहीं ना? ओके। तो ये पूरी की पूरी स्लाइड जो थी वो डेडिकेटेड थी किसको लेके? सिम्टम्स को लेके, साइन को लेके। ठीक है, किसमें? हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, तो मैंने 9 एक फीचर लिखे हैं। क्या ये सारे के सारे समझ में आ गए? एक्सप्लेनेशन है अपने पास, है ना? कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं चीजें। ओके, अच्छा देखो, मैं आपको ना इसको एक निमोनिक से याद करवाता हूँ मैं। इसके लिए बड़ा पॉपुलर सा निमोनिक है। निमोनिक क्या है? कि मॉम इज सो कोल्ड एंड हैज हाई बीपी। इस निमोनिक से चीजें याद हो जाएगी। देखो कैसे कि मॉम है मॉम इज सो कोल्ड एंड हैव द हाई बीपी। ओके, 3 ये वर्ड है और एक कोल्ड से निकलेगा आंसर और एक आंसर निकलेगा हाई बीपी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। देखो पहले एम का मतलब तो क्या मैं मिक्सेडिमा लिख दूं, और मिक्सेडिमा लिखते ही सारे ड्राई स्किन, कॉरेज स्किन, थिक स्किन, पैची, एलोपेशिया, कॉरेज स्किन, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी अपने यहाँ पे। अच्छा, दूसरे जो है ओ, एम के बाद में दूसरा क्या है? ओ का मैं ओबेसिटी लिख दूं। ठीक है, तीसरे एम के 2 बनाएंगे अपन, एक है मेनोरेजिया, फोर्थ इज मेमोरी लॉस। मेनोरेजिया का मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस मतलब डिमेंशिया। इफ यू रिमेंबर, डिमेंशिया कैसा होता है यहाँ पर? रिवर्सिबल, नॉट इरिवर्सिबल। इज दैट ग्रेट? बहुत बढ़िया। तो मेनोरेजिया हो गया, मेमोरी लॉस हो गया। देन सो अच्छा, मिक्सेडिमा में जो एस है, 5th पॉइंट पे आप लिख सकते हो स्किन, एस फॉर स्किन। स्किन कैसा है? स्किन ड्राई स्किन। ठीक है, वो बाकी मिक्सेडिमा से भी क्लियर हो जाता, बट स्टिल। देन पॉइंट नंबर 6 पे कॉल्ड से आप क्या लिख सकते हो? कॉल्ड इंटॉलरेंस एंड द हाई बीपी मतलब हाइपर टेंशन। अगर ये टेबल आप पे आती है इट मींस आप समझ जाओ कि आपके हाइपोथायराइडिज्म आता है। ये हाइपोथायराइडिज्म के फीचर्स है जो मैंने वहाँ पर 9 पॉइंट के अंदर डिटेल में डिस्कस किए थे। जस्ट एक सिंपल सा
ये आना करो भाई, ग्रेट। ये टेबल अगर आपको याद है तो प्रॉब्लम सॉल्व, ग्रेट, सिंपल है, समझ में आ गया, याद हो गया। बट वो तो गोइटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ग्लैंड एनलार्ज हो भी सकती है, नहीं हो सकती, वो डिपेंड नहीं करता, मैटर नहीं करता। डिटेल में फीचर मैंने पहले समझा दिए थे, बाकी शॉर्ट में मैंने ये लिख दिया। समझ पाए इस चीज को, इजी टू गो है, बहुत बढ़िया। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं लेके चलूँ, ये स्लाइड नंबर होगी अपनी 3। ये स्लाइड क्लियर है आई थिंक, इसके अंदर जितनी बातें थी समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले, नाउ स्लाइड नंबर 4। इसके अंदर मैं जो डिस्कस करूंगा वो आपसे हाइपोथायराइडिज्म को डायग्नोसिस कैसे करना है आपको, ठीक है। सो द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के लिए देखो सबसे पहला काम तो हिस्ट्री कलेक्शन किया जा सकता है, विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट थिंग फॉर टू रिमेंबर, बिकॉज आप करते ही एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो आपने फाइंडिंग देखी थी साइन सिम्टम, वो आपको मिल ही जाएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन। नाउ द सेकंड थिंग यू कैन डू इज टी थायराइड प्रोफाइल, और ये इंपॉर्टेंट है और ये याद रखनी है। आप मेरे को खुद बताओगे, आपको मैं नहीं बताऊंगा, आप मेरे को खुद बताओगे थायराइड प्रोफाइल, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देखना थायराइड प्रोफाइल में मेरे को एक बात बताओ, क्या T3 T4 को तो मैं बिना आंखें देखे बंद करके खोले बंद क्या है व्हाटएवर, तो T3 T4 को तो मैं सिंपली कम करिए तो ठीक है। दोनों केसेस के अंदर T3 T4 तो कम हो ही जाएगा ना, क्योंकि थायराइडिज्म की हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, तो T3 T4 तो कम होना ही होना है। अब मेरे को TSH बताओ कि अगर प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है, अगर प्रॉब्लम किसकी है, प्राइमरी की, या फिर अगर प्रॉब्लम है किसकी, सेकेंडरी, तो सोचो आप, देखो प्राइमरी में प्रॉब्लम कहाँ पर है, हाइपोथायराइडिज्म, सॉरी क्या बोले जा रहा है प्राइमरी में प्रॉब्लम कहाँ पर है, थायराइड, प्राइमरी में प्रॉब्लम कहाँ पर है, थायराइड ग्लैंड में, और थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो T3 T4 कम बन रहा है, लेकिन पिट्यूटरी तो ठीक है ना, TSH तो ठीक है ना, तो TSH तो नॉर्मल रहेगा, TSH और बढ़ेगा T3 T4 और बढ़ाने के लिए, तो इस केस में तो TSH बढ़ेगा। क्या याद रखना पड़ रहा है, फिर समझ में आ गया, समझ में आना चाहिए, याद रखना पड़ेगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम तो सिंपली कहाँ पर है, फिर पिट्यूटरी में, इसमें पिट्यूटरी में प्रॉब्लम, तो पिट्यूटरी TSH बना ही नहीं रही है, तो TSH कम हो रहा है, और TSH अगर कम हो रहा है ना, TSH के कम होने से T3 T4 कम हो रहा है, ठीक है। तो इसको ना एक एरो से आप ऐसे समझो, कैसे एक एरो ऐड कर रहा हूँ इसमें, T3 T4 कम हुए इसलिए TSH बढ़ा, सही बात है, और यहाँ पर TSH कम हुआ इसलिए T3 T4 कम हुआ। हाँ लगा ले मुंह में, हाथ डंडा दे रहे मुंह में, काम को ज्यादा बढ़िया ऑप्शन ये रहेगा और तो तेरी इच्छा हो जाने दे उसको, जीतू बच के रहिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो द थायराइड प्रोफाइल, इफ यू रिमेंबर थायराइड प्रोफाइल, ओके। तो अगर ऐसी थायराइड प्रोफाइल मिल रही है, इट मीन प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है, और ऐसी प्रोफाइल मिल रही है तो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम। अब मेरे को आप सोच के बताओ, अगर ये वाली प्रोफाइल मिली, ध्यान से देखना, कौन सी वाली प्रोफाइल, ये वाली प्रोफाइल, अगर प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म की प्रोफाइल मिल रही है, इट मीन प्रॉब्लम कहाँ पर है, थायराइड ग्लैंड में, और थायराइड ग्लैंड में अगर प्रॉब्लम, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म इज हाशिमोटो थायराइडाइटिस। तो क्या यहाँ पर मेरे को एंटी TPO टेस्ट करना चाहिए, बताओ सोच के देखो, क्या यहाँ पर एंटी TPO टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी की प्रॉब्लम है तो प्राइमरी प्रॉब्लम हाशिमोटो होता है, और हाशिमोटो में क्या बनती है, एंटी TPO एंटीबॉडी बनती है, और अगर ब्लड में एंटी TPO एंटीबॉडी मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, तो इट मींस प्रॉब्लम किसकी है। अच्छा, अगर प्रॉब्लम ये वाली मिल रही है तो इस प्रोफाइल के अंदर क्या MRI हेड हो जाना चाहिए फिर, क्योंकि अब समझ में आ गया ना प्रॉब्लम कहाँ पर है, पिट्यूटरी में, तो MRI हेड करा सकता है, MRI कर सकते हैं इसका हेड का। तो 3 डायग्नोस्टिक टेस्ट मैंने अभी बता दिए, देखो एक मैंने आपको थायराइड प्रोफाइल बताया, देन आप एंटी TPO टेस्ट कर सकते हैं, चौथा क्या कर सकते हैं, MRI हेड। मैंने MRI हेड और एंटी TPO टेस्ट को अलग ना लिख के इनके साथ रिलेटेड किया, क्योंकि जब यहाँ पर तो आप क्या करेंगे, एंटी TPO टेस्ट, और यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, MRI हेड। समझ आ गई, प्रोफाइल से पता चल रहा है ना प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो प्रॉब्लम जहाँ पे उनको एवैल्यूएशन करो ना, आगे का एवैल्यूएशन करने की जरूरत है। इज दैट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो सोनोग्राफी हो सकती है किसकी, नेक की, तो USG
नेक, ताकि नेक की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए, नेक के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसे पता कर पाए सोनोग्राफी से, ठीक है। ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कर सकते हैं क्या, एक्सरे और ईसीजी। चेस्ट एक्सरे, ठीक है, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या आएगा, देखो हाइपोथायराइडिज्म अगर है और लंबे टाइम तक हाइपोथायराइडिज्म है तो लिम्फेडिमा होगा, और लिम्फेडिमा होगा तो उस वजह से जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है हार्ट के चारों तरफ वो बढ़ जाता है, और पेरिकार्डियल फ्लूइड अगर बढ़ेगा तो कंडीशन इज नोन एज पेरिकार्डियल इफ्यूजन, कंडीशन इज नोन एज पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो कंडीशन क्या डेवलप हो सकती है, क्या डेवलप हो सकता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। यू नो पेरिकार्डियल इफ्यूजन का मतलब क्या है कि जो हार्ट का पेरिकार्डियम है उस पेरिकार्डियम में क्या इकट्ठा हो गया, फ्लूइड इकट्ठा हो गया, ठीक है, दिस इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अच्छा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा तो चेस्ट एक्सरे में कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन आएगी, ओके। तो चेस्ट एक्सरे में क्या रिप्रेजेंटेशन आएगी, एक तो मेरे को आइडेंटिफाई करनी है, और दूसरा कार्डियक अगर प्रॉब्लम है तो ईसीजी भी करा जा सकता है, और ईसीजी में क्या प्रॉब्लम आएगा, दोनों चीजें आइडेंटिफाई करनी है, एक तो ईसीजी आइडेंटिफाई करना, दूसरा चेस्ट एक्सरे आइडेंटिफाई करना। अरे हाँ ना करो भाई, ईसीजी में जो अपीयरेंस आती है इन केस ऑफ पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ये हम हार्ट के अंदर पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ भी मैं आपको बता दूं, विच इज वाटर बॉटल अपीयरेंस। कौन सा, वाटर बॉटल अपीयरेंस, वाटर बॉटल, अरे पानी की बोतल, कौन सी वाली, जो लाइक पहले आती थी ना उस तरह की पानी की बोतलें आया करती थी, वो चौड़ी वाली पानी, ऐसी पानी वाली बोतलें वाली अपीयरेंस सारी, ग्रेट है, दिस इज वाटर बॉटल अपीयरेंस इन केस ऑफ पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ये हर जगह याद रख सकते हैं, ठीक है, जब मैं आपको पेरिकार्डियल इफ्यूजन पढ़ा रहूंगा तब भी आप लिखेंगे वाटर बॉटल अपीयरेंस। तो एक्सरे में तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन का जो है वाटर बॉटल अपीयरेंस दिख जाएगा। नाउ व्हाट इज ईसीजी, ईसीजी जो आएगा ना, अब ईसीजी सोच के देखो, एक मिनट आप मेरी बात सुनो, ये चेस्ट वॉल, ठीक है, इस चेस्ट वॉल के ऊपर आपने क्या लगाया, इलेक्ट्रोड, और इसके पीछे क्या रखा, हार्ट। तो इम्पल्स से जब हार्ट से जा रहा है तो चेस्ट वॉल से आप इलेक्ट्रोड से लेके आपने जो है रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, ईसीजी आ जा रही है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हार्ट के बीच में और चेस्ट वॉल के बीच में डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि बीच में वाटर आ गया, बीच में क्या आ गया, वाटर, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया तो वाटर आ गया। तो जब ईसीजी में जो करंट आएगा वो पहले जितना ही आएगा कम आएगा, कम आएगा, कम करंट आएगा। इट मीन जो ईसीजी होगी वो कैसी ईसीजी होगी, लो वोल्टेज ईसीजी। ईसीजी कैसा होगा, लो वोल्टेज, ग्रेट। सो द ईसीजी, यहाँ पर जो ईसीजी होगा ना उसमें बहुत बढ़िया सा वेव भी दिख रहा होगा, वो छोटे छोटे से वेव दिख रहे होंगे, इट मीन कैसा ईसीजी होगा, लो वोल्टेज ईसीजी, ओके। तो इसलिए अगेन एक क्वेश्चन है, ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है लेकिन आगे आप मेंशन कर दिया गया। सो ईसीजी में लो वोल्टेज ईसीजी लिख सकते हैं इन केस ऑफ, ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन के लिए यूनिवर्सल है कि जब भी पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा तो चेस्ट एक्सरे में वाटर बॉटल अपीयरेंस आएगा, और ईसीजी में कैसी ईसीजी आएगी, लो वोल्टेज ईसीजी आएगी। बाकी ईसीजी में और कोई पी वेव, क्यूआर वेव में अपीयरेंस में दिक्कत आ नहीं रही है, बस लो वोल्टेज ईसीजी आना। इज दैट ग्रेट, अमेजिंग। चलो देन उसके अलावा लिपिड प्रोफाइल थोड़ी सी चेंज होगी, किसकी वजह से, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। तो अगर आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराओगे पर्सन का, तो देखो लिपिड के साथ ऐसा ना कि लाइपोलाइसिस बढ़ाता है, थायराइड जो हार्मोन है वो लाइपोलाइसिस बढ़ाता है, तो यहाँ पे लाइपोलाइसिस अब कम होगा, लाइपोलाइसिस कम होगा, और लाइपोलाइसिस कम होगा तो बॉडी के अंदर जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका लेवल बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा इट मींस कोलेस्टेरॉल बढ़ेगा, सोच के देखो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, एलडीएल बढ़ेगा, और एचडीएल कम हो जाएगा। एचडीएल मींस द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल मींस द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल इज नोन एज गुड लिपिड, एचडीएल इज नोन एज गुड लिपिड, अच्छा होता है, एंड द एलडीएल इज नोन एज बैड लिपिड। तो क्या बढ़ रहा है, बैड लिपिड तो बढ़ रहा है, एंड द गुड लिपिड कम हो रहा है। बैड लिपिड बढ़ रहा है, गुड लिपिड कम हो रहा है, इट मींस किसकी रिस्क बढ़ेगी, इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स ना। अरे हाँ ना करो भाई, ग्रेट। तो इसलिए हाइपोथायराइडिज्म में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की रिस्क बढ़ जाती है। ये मेरे को असेसमेंट में भी लिखा सकता था मैं, लेकिन यहाँ लिखा दिया बिकॉज जब यहाँ दो काम एक साथ हो गए, थायराइड प्रोफाइल भी आपने टेस्ट कर ली और वो मैंने आपको साइंस सिम्टम में लिखा दिया। तो हाइपोथायराइडिज्म में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ लिपिड जो है डिसअरेंज हो गया, एलडीएल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और एचडीएल कम हो गया, गुड लिपिड कम हो गया, बैड लिपिड बढ़ गया, तो रिस्क तो बढ़ेगी ना एथेरोस्क्लेरोसिस की। दैट्स इट, ग्रेट, ठीक है। और ट्राइग्लिसराइड वगैरह बहुत सारी चीजें बढ़ जाएगी। एंड द लास्ट पॉइंट जो आप करा सकते हैं विच इज, और ये अगेन इंपॉर्टेंट है, विच इज सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हैं। सीबीसी मींस द
कंप्लीट ब्लड काउंट। ये देखो, ये काम तो कर फिजिशियन रहा होगा, आपका तो वो केवल असेसमेंट का काम है, आपको आना चाहिए सारी चीजें। सीबीसी इज द कंप्लीट ब्लड काउंट, और कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर आपको क्या मिलेगा? एनीमिया। द एनीमिया इज मैक्रोसाइटिक एनीमिया। यहाँ पर जो एनीमिया आता है वो कौन सा एनीमिया आएगा? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। व्हाट इज मैक्रोसाइटिक एनीमिया? अच्छा, एक मिनट के लिए इसको साइड को मैं स्लाइड में कर रहा हूँ, और थोड़ा सा एनीमिया हम डिस्कस करेंगे जो हम पहले काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। देखो, ये एक आरबीसी है, ग्रेट। इस आरबीसी का अपना साइज होता है जैसे कि 7 माइक्रोमीटर का, ग्रेट है। अब दो चीजें होगी, या तो आरबीसी का साइज नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा, या फिर आरबीसी का साइज नॉर्मल से कम हो जाएगा। तो इट मीन सेल का साइज कम ज्यादा हो रहा है। अरे हाँ ना करो भाई, सेल का साइज ज्यादा अगर हो रहा है तो क्या उसके लिए मैं वर्ड मैक्रो यूज कर दूं? मैक्रो मतलब बड़ा। और अगर छोटा हो रहा है तो क्या उसके लिए वर्ड यूज माइक्रो कर सकते हैं? क्या ज्यादा बड़ा छोटा? सेल, इट मीन साइटिक। तो दिस इज माइक्रोसाइटिक एंड दिस इज मैक्रोसाइटिक। ओके, माइक्रोसाइटिक एंड द मैक्रोसाइटिक। मुझे कैसे पता चलेगा कि सेल माइक्रोसाइटिक है मैक्रोसाइटिक है? तो उसके लिए मेरे को कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, एंड द टेस्ट इज एमसीबी। टेस्ट इज एमसीबी। व्हाट इज एमसीबी? मीन सेल वॉल्यूम। एमसीबी इज द मीन सेल वॉल्यूम, किसी भी सेल के अंदर कितना हीमोग्लोबिन आ सकता है वो इंडिकेट करता है किसको? मीन सेल हीमोग्लोबिन को। तो अगर सेल का साइज ज्यादा होगा तो एमसीबी ज्यादा होगा, और सेल का साइज अगर कम होगा तो एमसीबी अपने आप कम हो जाएगा ना, ग्रेट है। तो एमसीबी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 80 to 100 पिकोग्राम, या फिर फेमटोलीटर। फेमटोलीटर, बिकॉज ऑफ अगर वैल्यू अगर किसकी है, अगर वॉल्यूम की है तो फेमटोलीटर में आएगी, ठीक है। तो नॉर्मल एमसीबी कितना होता है? तो नॉर्मल एमसीबी इज 80 to 100 फेमटोलीटर। एफएल मींस फेमटोलीटर। तो दो चीजें होगी, अगर एमसीबी 80 से भी 100 से क्या हो जाए? ज्यादा। अगर 100 फेमटोलीटर से क्या हो जाएगा? ज्यादा, दैट इज नॉन एज मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और अगर कितने से कम हो जाए? 80 फेमटोलीटर से कम हो जाए, दैट इज नॉन एज माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो एनीमिया तो हो रहा है, लेकिन एनीमिया कौन से टाइप का? एनीमिया माइक्रोसाइटिक है, मैक्रोसाइटिक है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे हम? एमसीबी की वैल्यू से, मीन सेल वॉल्यूम की से, उसकी इंसिडीज से। नॉर्मल वैल्यू कितना होता है एमसीबी का? 80 से 100 फेमटोलीटर। अगर 80 से कम हो जाएगा तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, 80 से 100 से ज्यादा हो जाएगा तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया, 100 से ज्यादा हो जाएगा तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैंने आपको हेमेट के अंदर पढ़ाया हुआ, अगर ग्रेटर देन 100 फेमटोलीटर दैट इज योर मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब माइक्रोसाइटिक एनीमिया के बहुत सारे एग्जांपल हमने पढ़े थे, जैसे कि इसके लिए हमने बहुत सिंपली बोला था शीतल, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, क्या? आईडीए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज ए टाइप ऑफ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब कलर भी देख रहे होते तो हाइपोक्रोमिक ना। द इंपॉर्टेंट थिंग इज, मेरे को वो नहीं समझना है, मेरे को तो ये समझना है कि यहाँ पर जो एनीमिया हो रहा है किसमें? हाइपोथायराइडिज्म में। कौन सा एनीमिया है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया का मतलब सेल का क्या बढ़ेगा? आरबीसी का जो साइज है वो तो बढ़ेगा, लेकिन हीमोग्लोबिन तो स्टिल कम ही हो रहा है ना। एनीमिया तो तभी बोलूंगा जब हीमोग्लोबिन कम हो, आरबीसी कम हो, लेकिन सेल का साइज बढ़ गया। आरबीसी का जो साइज है वो तो बढ़ गया, बट स्टिल क्या कम हो रहा है? हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी जो है वो कम हो रही है। आरबीसी हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, इसलिए तो मैंने एनीमिया कहा। लेकिन उसमें फीचर क्या है स्पेशल, कि आरबीसी का साइज बढ़ गया। आरबीसी का साइज कैसे पता करूंगा मैं? एमसीबी से। एमसीबी की वैल्यू ग्रेटर देन कितना? 100 फेमटोलीटर। क्या ये बात क्लियर है? इसके लिए आपको हेमेट में एक बार और सर्वाइव करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ओके, चलो यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। तो हाइपोथायराइडिज्म में कौन सा एनीमिया प्रेजेंट होता है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। क्या मुझे अगर यहीं पर डिस्कस करना हो तो क्या मुझे एक आप टेबल बनवा के बता सकते हैं कि यार कौन कौन सी जगह जहाँ पर मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कंडीशंस विद द मैक्रोसाइटिक एनीमिया? देखो, मैक्रोसाइटिक एनीमिया के लिए आपको 4 जगह बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। एक, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अगर विटामिन बी वाला की कमी हो जाए, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, दैट इज नोन एज पर्नीशियस एनीमिया। इसका दूसरा नाम क्या है? पर्नीशियस एनीमिया। तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, दैट विल कॉज द मैक्रोसाइटिक एनीमिया फर्स्ट। द सेकंड, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। फॉलिक एसिड मीन द विटामिन B9 डेफिशिएंसी, दैट विल आल्सो कॉज द मैक्रोसाइटिक एनीमिया। दो तो आपको याद रखने पड़ते हैं। कौन कौन से? B12 डेफिशिएंसी एंड द B9 डेफिशिएंसी, जो मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं। बट द थर्ड थिंग जो आपने आज सीख ली, विच इज हाइपोथायराइडिज्म। और हाइपोथायराइडिज्म में कौन सा एनीमिया होगा? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। एंड द फोर्थ जो स्टेटमेंट मैं लिखूंगा, विच इज लिवर डिजीज। अगर कोई लिवर डिजीज है तो लिवर डिजीज में भी जो एनीमिया होता है, विच इज मैक्रोसाइटिक एनीमिया। 4 जगह जहां पर कौन सा एनीमिया होगा? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। आपने अभी तक जो एनीमिया समझा है वो एनीमिया आपने आरबीसी के बेसिस पे समझा है,
कि आरबीसी हीमोग्लोबिन कम हो गया तो एनीमिया हो गया, आरबीसी हीमोग्लोबिन ज्यादा हो गई तो एनीमिया नहीं है, इट मींस पॉलीसाइथेमिया है। नॉर्मल से अगर हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया, सही बात है। लेकिन एनीमिया ऐसे डिसाइड नहीं होता, एनीमिया के काफी सारे टाइप होते हैं। एनीमिया हम आरबीसी की शेप के अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं कि एनीमिया कैसे आरबीसी की शेप देखी है। आरबीसी की साइज अगर नॉर्मल से कम है तो दिस इज मैक्रोसाइटिक एनीमिया, आरबीसी की साइज अगर नॉर्मल से ज्यादा है दिस इज मैक्रोसाइटिक एनीमिया, पहली चीज। दूसरा, कलर के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। कलर कैसे? कलर मतलब आरबीसी का कलर नॉर्मल कलर से अगर हल्का है दिस इज हाइपोक्रोमिक, और अगर ज्यादा है तो हाइपरक्रोमिक। अब जैसे कि क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, क्वेश्चन ये आता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया कौन से टाइप का एनीमिया है, तो उसमें आरबीसी का साइज भी कम होता है, कलर भी कम होता है। साइज कम होता है इट मींस माइक्रोसाइटिक, कलर कम होता है इट मींस हाइपोक्रोमिक। देखो साइज हमने कैसे पता किया आरबीसी का, बाय द हेल्प ऑफ एमसीवी, मीन सेल वॉल्यूम। मीन सेल वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है 80 to 100 फेम्टोलीटर, अगर 80 से कम है तो माइक्रोसाइटिक आरबीसी, अगर 80 से 100 के बीच में है तो नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मल सेल है, और अगर 100 से ज्यादा है दिस इज मैक्रोसाइटिक आरबीसी। देन हम पता करते हैं किसको, कलर्स को। कलर कैसे पता करते हैं, तो कलर पता किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एमसीएच। व्हाट इज एमसीएच? मीन सेल हीमोग्लोबिन। एक होता है मीन सेल हीमोग्लोबिन, एक एमसीएच, और एक होता है एमसीएचसी, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। मैं अभी सिंपल डिस्कशन कर रहा हूं किसका, एमसीएच। व्हाट इज एमसीएच? मीन सेल हीमोग्लोबिन। व्हाट इज मीन सेल हीमोग्लोबिन? कि एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का कलर रेड होगा तो आरबीसी के अंदर जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा कलर उतना ज्यादा रेड होगा। तो अगर एमसीएच की वैल्यू ज्यादा है तो कलर आरबीसी कैसी होगी, हाइपरक्रोमिक, और अगर एमसीएच कम है तो आरबीसी कैसी होगी, हाइपोक्रोमिक। तो नॉर्मल एमसीएच कितना होता है 28 to 32 पिकोग्राम, ग्राम में आएगा हीमोग्लोबिन तो पिकोग्राम। तो अगर 28 से कम है दिस इज हाइपोक्रोमिक, और 32 से ज्यादा है तो हाइपरक्रोमिक। ये हम हिमैट के अंदर डिस्कस कर चुके थे, जस्ट मैंने एक बार रिवाइज करा दिया। क्या ये कहानी क्लियर है? ओके, ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, टेबल को याद रखिएगा, ठीक है। ये जस्ट मैंने ऐड कर दिया। क्या यहाँ तक ये जो आज अभी जो स्लाइड हमने बनाई है, क्या ये स्लाइड समझ में आ गई? इस स्लाइड के अंदर क्या क्या है, मैंने आपको डायग्नोसिस बताया, आपने हिस्ट्री कलेक्शन किया, फिजिकल एग्जामिनेशन किया, देन थायराइड प्रोफाइल चेक करी, देन यूएसजी नेट, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, देन लिपिड प्रोफाइल, एंड द सीबीसी में क्या प्रेजेंट था, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। These all are the okay. So after that, the last slide in this hypothyroidism is your interventions. What are the nursing interventions? नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या पॉसिबल नर्सिंग इंटरवेंशंस बन सकते हैं? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट के वाइटल्स बिगड़ रहे हैं, हार्ट रेट कम हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, क्या आप ये बात जानते हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मेरे को सबसे पहला काम पेशेंट का वाइटल्स मॉनिटर करना चाहिए? एज ए नर्स मुझे क्या पेशेंट के वाइटल मॉनिटर करने चाहिए? अरे हाँ ना करो, बिकॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म में हार्ट रेट क्या होती है, कम, और बीपी क्या होता है, बढ़ता है। तो पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटर करते हो, कभी भी बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, पेशेंट को जो मेडिकेशन है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। सो व्हाट आर द मेडिकेशन, कि यहाँ पर जो मेडिकेशन है, मेडिकल मैनेजमेंट है, वो क्या है? अगर मेरे को मेडिकल मैनेजमेंट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो मेरे को मेडिकेशन आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ड्रग है उस ड्रग का नाम है लेवोथायरोक्सिन। आपको नाम याद रखना पड़ेगा। तो ड्रग इज लेवो, हेलो मेरे साथ बोले आप, लेवोथायरोक्सिन। तो जब आप सोच के देखें ना, अगर बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन कम हो रहा है तो क्या थायरोक्सिन मुझे बाहर से दे देना चाहिए? सिंपल सी बात है। तो वो थायरोक्सिन कौन सा है? लेवोथायरोक्सिन, ठीक है। लेवोथायरोक्सिन ब्रांड नेम से आता है मार्केट में, एल्ट्रोक्सिन के नाम से, एल्ट्रोक्सिन के नाम से आता है। देखो ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं, ये ब्रांड नेम है इसका, बट काफी सारी जो बुक्स होती है उनके अंदर लिखा होता है, दैट्स व्हाई। बाकी आपको नाम कौन सा याद रखना है? लेवोथायरोक्सिन। सो द लेवोथायरोक्सिन यूज कर रहे हैं हम। इसकी जो डोज होती है वो माइक्रोग्राम्स में होती है, पहली चीज, मिलीग्राम्स में डोज नहीं, इसकी डोज किसमें है? माइक्रोग्राम्स में। तो इसकी स्टार्टिंग डोज क्या है? स्टार्टिंग डोज जो शुरू कर रहे होते हैं वो विच इज द 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट बॉडी, यानी कि दिन में एक बार। अब इस ड्रग को देना कब है? इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? ड्रग का नाम तो आपने याद कर लिया, ठीक है। इसकी जो ड्रग्स होती है ना, वो पहली बात माइक्रोग्राम्स में आती है, मिलीग्राम से साथ कंफ्यूज नहीं होना। ये डोज किस में है? माइक्रोग्राम में, मिलीग्राम में नहीं।
इसकी डोज होती है 25 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम, 35 माइक्रोग्राम, 65 माइक्रोग्राम, 85 माइक्रोग्राम, 75 माइक्रोग्राम, वो डिपेंड करेगा, डॉक्टर अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, लेकिन डोज किस में होगी, माइक्रोग्राम से पहली बार, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, किसको देना कब होता है, तो बेस्ट टाइम कब है इसका, तो मॉर्निंग में वैसे तो 7 AM लिखते हैं, पर AM लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, ऐसे प्रिसाइज डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस एक ही बात लिख सकते हैं, विच इज मॉर्निंग। कब देना होता है इसको, मॉर्निंग में। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये पूछ लेते हैं कि लेवोथायरॉक्सिन कब दी जानी चाहिए, मॉर्निंग में कब, सुबह 7 AM इसका बेस्ट टाइम होता है। दूसरा एम्प्टी स्टमक का मतलब बेसिकली 30 मिनट बिफोर ब्रेकफास्ट, कि ब्रेकफास्ट से 30 मिनट पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 30 मिनट पहले क्यों भाई, ताकि एब्जॉर्प्शन में दिक्कत ना आए, अगर आपने खाना खा लिया तो थायरॉक्सिन जो है लेवोथायरॉक्सिन एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए, उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए क्या करें, ब्रेकफास्ट से 30 मिनट पहले, कौन से टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे ली जानी चाहिए, ठीक है। ड्रग का नाम क्या है, लेवोथायरॉक्सिन, एल्ट्रॉक्सिन ब्रांड नेम है, 1.6 mg किलोग्राम पर ओडी से शुरू करते हैं, देन उसकी डोज बढ़ाते हैं ग्रेजुअली, जैसे मैटर करता है, जिस हिसाब से जरूरत पड़ती है, ठीक है। एम्प्टी स्टमक ली जानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अच्छा, कभी कभार जैसे कि किसी पर्सन की एक डोज मिस हो जाए, मान के चलो कि आज किसी पर्सन की इफ एक सिंगल डोज मिस हो गई, तो क्या किया जाना चाहिए, तो नेक्स्ट डे 2 डोज, 2 टैबलेट देनी, तो नेक्स्ट डे 2 डोज, देखो ना, नथिंग टू वरी अबाउट। चल, तो ये ड्रग की बात हो गई। बाकी ड्रग्स जो है मैं थायराइड की फार्मा जब पढ़ाऊंगा वहां पे लिखूंगा, है ना, बस अभी के लिए इतना ही काफी, फार्मा के अंदर लिखेंगे। अभी तो एक आप ड्रग है, अगर यही नाम याद रख लेंगे तो एग्जाम तो इसी से निकल जाएगा, बाकी दिक्कत कहीं नहीं आएगी, पूरा एग्जाम निकल तो जाएगा, पर कौन सा है कहाँ, तो कोई बात नहीं, हमने तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं अपने, ठीक है। सो द वाइटल मॉनिटरिंग द फर्स्ट टास्क, देन द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकेंगे। चल, मेरे को बताओ, क्या पेशेंट का वेट बढ़ रहा था, हाँ, तो क्या पेशेंट का आपको वेट मॉनिटर करना चाहिए, हाँ, कि आपने अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद ही वेट अगर बढ़ रहा है, तो ट्रीटमेंट फंक्शन नहीं कर पा रहा प्रॉपर, ठीक है, तो वेट मॉनिटरिंग, तो नेक्स्ट टास्क है वेट मॉनिटरिंग, ठीक है। अच्छा, डाइट देंगे, डाइट बताओ मुझे कैसी देनी चाहिए, हाई कैलोरी डाइट या लो कैलोरी डाइट, सोचो, लो कैलोरी डाइट, बिकॉज ऑफ वेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा, तो पहले जो डाइट दे रहे हो ना वही बहुत हो जा रही है उसके लिए पेशेंट को, इसलिए पेशेंट को डाइट कम करो, तो डाइट में कैलोरी कम करो, डाइट कौन सी हो जाएगी, लो कैलोरी डाइट, ठीक है। यूज के अकॉर्डिंग, पेशेंट यूज ही नहीं कर रहा तो ज्यादा देने से क्या फर्क है, ज्यादा दोगे तो और वेट बढ़ेगा ना, तो दो सो द लो कैलोरी डाइट, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लो कैलोरी डाइट आपको देनी है पेशेंट को, ओके। अच्छा, पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करना पड़ेगा क्या, हाँ, बिकॉज वेट बढ़ रहा है, तो इसलिए एडवाइस फॉर डेली एक्सरसाइज, इज दैट ग्रेट, अमेजिंग। देन 6th पॉइंट इज इंक्रीज करना है इनटेक ऑफ वाटर एंड द फ्लूइड इनटेक, पेशेंट का वाटर एंड द फ्लूइड इनटेक बढ़वाने के लिए बोल रहे हैं, क्यों, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ना, ठीक है, तो डाइट में वाटर एंड फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है, और साथ ही साथ अगर फाइबर भी बढ़ाना पड़ेगा, एंड इंक्रीज फाइबर इन डाइट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वाई, टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, इज दैट ग्रेट। आपको बस सिम्टम्स पता है, सिम्टम्स के बेसिस पे मैनेजमेंट कर रहे हैं आप, क्या दिक्कत है बताओ। तो कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करने के लिए कौन सी डाइट देंगे, हाई फाइबर रिच डाइट देंगे, ठीक है, रैफेज बढ़ा देंगे डाइट के अंदर, ठीक है, और फ्लूइड का इंटेक बढ़ा देंगे, इज दैट ग्रेट, सिंपल, इजी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एनवायरनमेंट दो पेशेंट को ठंडे एनवायरनमेंट में रखेंगे या वार्म एनवायरनमेंट में रखेंगे, वार्म में, बिकॉज पेशेंट कोल्ड इंटॉलरेंस हो रही है, पेशेंट ठंडा एनवायरनमेंट सहन नहीं कर पा रहा, तो प्रोवाइड करो पेशेंट को कौन सा एनवायरनमेंट, वार्म एनवायरनमेंट, इजी, हाँ, तो पेशेंट को प्रोवाइड करना है क्या, वार्म एनवायरनमेंट, ठीक है, बिकॉज पेशेंट इज प्रोन टू डेवलप हाइपोथर्मिया, क्योंकि पेशेंट को कभी भी हाइपोथर्मिया हो सकता है, अभी है नहीं, बट पेशेंट को कभी भी डेवलप हो सकता है क्या, हाइपोथर्मिया, बिकॉज पेशेंट इज prone to develop hypothermia, जी, बात करें।
Now the next thing is assess for chest pain after medication. If present, then reduce dose by doctor's order. Then increase gradually. More chances to happen in old age. So in old age person, स्टार्ट विथ लो डोज। ये एक बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट मैंने पैराग्राफ सा लिखा है, बट आई थिंक एक बार में समझ में आ जाएगा आपको। मैंने क्या बोला कि पेशेंट को आपने मेडिकेशन दी, ठीक है, और मेडिकेशन देने के बाद में अगर पेशेंट चेस्ट पेन रिपोर्ट करता है, पेशेंट कह रहा है कि मेरे को चेस्ट पेन होता है, छाती में दर्द हो रहा है उसकी, तो हमको क्या करना है, डॉक्टर से ऑर्डर से उसकी डोज कम करनी है। ग्रेट। अब ऐसा हो क्यों रहा है, रीजन क्या है इसका? क्योंकि जब थायराइड की मेडिकेशन दी जाती है, लेवोथायरॉक्सिन दी जाती है, लेवोथायरॉक्सिन हार्ट के फंक्शन बढ़ाती है, और हार्ट के फंक्शन अगर वो बढ़ाने की कोशिश करेगी तो डिमांड बढ़ेगी हार्ट की, और हार्ट की डिमांड बढ़ेगी तो इस्चीमिया होगा, इस्चीमिया होगा तो पेन हो सकता है चेस्ट पे। अच्छा, ओल्ड एज वाले पेशेंट होने के चांसेस ज्यादा होगा। जब हार्ट की डिमांड नॉर्मल आप में और मेरे में तो अगर बढ़ाने की कोशिश करें तो बढ़ा लेंगे हम, तो हमारा हार्ट तो ओके। ओल्ड एज वाले पर्सन का हार्ट ओके है क्या, इतना अच्छा नहीं है ना, तो अगर उसकी वो डिमांड बढ़ाने की कोशिश करेगा तो पेन कॉज कर देगा। तो ये बात ध्यान रखिए, जब भी थायराइड की दवाइयाँ दी जाती है तो पेशेंट को एडवाइस करो कि पूछ लो उससे कि आपको चेस्ट पेन तो हुआ नहीं हुआ, अगर है तो आप बता देना, अगर है तो हम डोज को क्या कर देंगे कम, लेकिन आदेश किसका होगा, डॉक्टर्स का ऑर्डर होगा। सिंपल सी बात, हम तो अपनी इच्छा से कर नहीं पाएंगे। देन फिर उसकी डोज को धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करना होगा ताकि बॉडी उसके अकॉर्डिंग एडेप्ट हो जाए। ग्रेट है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। बिकॉज ऑफ, अच्छा, इसके चांसेस किस में ज्यादा होते हैं, ओल्ड एज में चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए जब भी हम ओल्ड एज में दवाइयाँ शुरू कर रहे होते हैं तो उसको शुरू ही हम जो है लो डोज से करते हैं। समझ में आ गया बात? तो ओल्ड एज में दवाइयाँ जब दी जाती है तो बहुत लो डोज से, लाइक 12 mg 12.5 माइक्रोग्राम, सॉरी mg माइक्रोग्राम से जो है शुरू करते हैं, है ना। यंगस्टर्स में तो आप ले सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? पैराग्राफ इजी है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, बिकॉज थायराइड मेडिकेशंस increases the function of heart, that's it। और हार्ट के फंक्शन बढ़ाने की कोशिश करोगे तो हार्ट तो परेशान होगा ना सर, और ओल्ड एज में ज्यादा परेशान होगा बिकॉज उसकी तो पहले परेशान है जिंदगी से खराब, ठीक है। अच्छा, डोज एडजस्टमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, डोज कैसे एडजस्ट करने, तो डोज एडजस्टमेंट जब भी करा जाता है तो वो TSH के बेसिस पे करा जाता है, ठीक है। सो दैट डोज एडजस्टमेंट is done on the basis of TSH level। Is that correct? चलो, ये अगली एडवाइस होगी। पॉइंट नंबर 8 हो गया, मतलब पॉइंट नंबर 9। व्हाट इज पॉइंट नंबर 9? देखो, आपको पेशेंट को एडवाइस करनी है कि गोइट्रोजेनिक जो फूड है वो कम खाए। कुछ फूड जो हमने पढ़े थे ना ब्रूसेली फैमिली की जो थे, जैसे कि कैबेज हमने पढ़ा था, ट्यूलिप हमने पढ़ा था, कसावा हमने पढ़ा था, तो ये फूड कम खाने के लिए बोलना है, ठीक है। तो एडवाइस टू अवॉइड गोइट्रोजेनिक फूड। इज दैट ग्रेट? अमेजिंग। अच्छा, आयोडीन का इंटेक बढ़ा दो, आना करो भाई, आयोडीन का इंटेक बढ़ाना चाहिए, हाँ, लॉजिकल बात है, ठीक है। और पेशेंट इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं हाइपोथायराइडिज्म में, तो देन प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। और पेशेंट में डिप्रेशन वगैरह हो रहा था क्या, देन तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट और द मैनेजमेंट जो है विच इज ऑल्सो नेसेसरी इन दिस पेशेंट। कई बातें समझ में आ गई आपको? अरे हाँ ना करो भाई, डिफिकल्ट है चीजें? बिल्कुल भी नहीं। आपके कहने से क्या होता है? आपको लग रहा है डिफिकल्ट है? अभी 2 मिनट में सारा पेज रिवाइज करा दूंगा आपको। आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, बाकी डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है इसमें, कुछ डिफिकल्ट नहीं।
2 पेज की कहानी है सारी, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? अरे हाँ ना करो भाई। चलो मैं मूव कर जाऊँ अगले पेज की तरफ। ऐसे क्या, यहाँ तक जो है मैं पूरा आपको हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ा चुका हूँ, उसको मैं वापस से एक पेज के अंदर रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो सिंपली मैंने क्या बोला, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एंटी पिट्यूटरी, पोस्टी पिट्यूटरी, देन थायराइड ग्लैंड, इट इज द थायराइड ग्लैंड। सिंपल है। यहाँ से क्या रिलीज किया आपने, TRH, यहाँ से क्या रिलीज किया आपने, TSH, यहाँ से क्या रिलीज किया आपने, T3 एंड T4, ठीक है। प्रॉब्लम्स को नाम दे दो। प्रॉब्लम्स कौन से लेवल की, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, कोई दिक्कत? बस टर्सरी वाले का नाम याद रखना। प्राइमरी लेवल पे प्रॉब्लम क्यों हो सकती है? प्राइमरी लेवल पे प्रॉब्लम हो तो मतलब प्रॉब्लम ग्लैंड में है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज इन इंडिया है खांसी, मोटोथायराइडाइटिस। कौन सी एंटीबॉडी, एंटी TPO एंटीबॉडी। किसमें ज़्यादा होगा, फीमेल में ज़्यादा होगा, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन इंडिया, ठीक जनाब, बहुत बढ़िया। देन और क्या कॉज हो सकते हैं, डाइट में क्या कम हो, आयोडीन कम। देन एक कॉज बताया था मैंने आपको, क्या, रेडेस थायराइटिस। ध्यान करो भाई, 10 एक और कॉज मैंने लिखा था, कौन सा, ड्रग्स सच एज एमियोडारोन एंड द ड्रग्स। कौन कौन सी, एक तो मैंने लिखी थी कौन सी, एमियोडारोन एंड द, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म खत्म हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म के कॉज मैंने क्या लिखे थे, सीहान सिंड्रोम, ऑब्स्टेट्रिकल कॉज PPH, देन सिमंड्स डिजीज, ये सिंड्रोम है, इज दैट ग्रेट। देन तीसरा आप लिख सकते हैं क्या, रेडिएशन, ठीक है। अगर चीजें कंजेनाइटल है तो, कंजेनाइटल अगर है तो क्रिएटिनिज्म, ठीक है। और क्रिएटिनिज्म अगर होगा ना तो मानसिक मंदता रहेगी, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन होगी, ठीक है, बुद्धि कम होगी बच्चों में। चलो ये समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। नाउ द क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस किए थे हमने, और क्लिनिकल फीचर डिस्कस करने का सिंपल सा तरीका था क्या, मॉम इज सो कॉल्ड एंड हैव हाई BP। हाई BP मीन्स द हाइपर टेंशन, कॉल्ड मीन्स द कॉल्ड intolerance, okay। now what about the M stand for myxedema, myxedema is basically lymphadenopathy, O stand for obesity, and there is another M which is stand for, अरे बोलो भाई, हाँ, memory loss, and एक और M का एक और मतलब था which is females का menstruation का problem, which is मेनोरेजिया, ठीक है। एंड देयर इज सो स्किन फॉर स्किन इज ड्राई। क्या ये बात समझ में आ गई? अगेन नाउ द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन कैसे करो, T3 कम, T4 कम, तो TSH क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम कौन सी, प्राइमरी। अगर T3 कम, T4 भी कम और साथ साथ TSH भी कम है, इट मीन प्रॉब्लम कौन सा, सेकेंडरी कम। क्या इसको मैं टर्सरी भी लिख दूं, सेम चीज होगी, टर्सरी में TSH भी कम हो रहा होगा। अगेन बाकी तो आप एक्सरे करके देख लो, ECG करके देख लो, USG नेक करके देख लो, देन आप जो एंटी TPO एंटीबॉडी है वो चेक करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। थायराइड प्रोफाइल होगी। नाउ व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इज लेवोथायरॉक्सिन। डोज किसमें होगी, माइक्रोग्राम में। कब देनी होती है, मॉर्निंग में देनी है, खाली पेट यानी कि एम्प्टी स्टमक, ठीक है। ओल्ड एज में ग्रेजुअली शुरू करना है। दैट इज ऑल अबाउट द हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, पढ़ा हमने। एक छोटे से फ्लैश कार्ड में आ सकता है, आ गया ना, सिंपल है, सिंपल। अब लगा सिंपल, गॉट इट। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, विच इज हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, बहुत बढ़िया।